आज हम शुरू करेंगे फिर से आगे लेटर मुगल्स, फिर हम पढ़ेंगे मराठास, शिवाजी। ठीक। अच्छा, एक ना कल का टॉपिक रह गया था, औरंगजेब लग रहा था कुछ भूल गया। सतनामी रिवोल्ट, ये पढ़ा था ना? पहले सतनामी रिवोल्ट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपना आगे लेटर मुगल्स को शुरू करेंगे। चलिए, सतनामी रिवोल्ट। तो सतनामी कौन थे? सतनामी बेसिकली एक ऑर्डर है हिंदुइज्म में, ठीक है। एक रिलीजियस सेक्ट है जो बेसिकली कौन है? हिंदू है। तो आप लगा सकते हो ये लोग कौन है? साधु है, जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर आपने इनको देखना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा? हरियाणा। हरियाणा में एक जगह नरनौल, वहां पर आपको ये सेक्ट मिल जाएगा। अब इस सेक्ट की खासियत क्या है? ये जो सेक्ट के साधु हैं, एक तो ये अपने बाल को मिटा के रखते हैं, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बोध भी करते हैं, ठीक है। पर अपने जो पलके है ना, आंखों की पलके, इसको भी मुड़ा के रखते हैं, ठीक है। ठीक है, उनका अपना एक सेक्ट है, उनके अपने कुछ नियम है, ठीक है। हुआ क्या उस समय, हरियाणा में जो आज तो हरियाणा उस समय पंजाब का एरिया था ये, ठीक है। औरंगजेब राजा था और औरंगजेब का गवर्नर कहां बैठा हुआ था? हरियाणा में। हुआ क्या कि एक मुगल सिपाही चला गया, वहां से निकल रहा होगा तो उसने देखा एक सतनामी साधु को देख लिया। अब देखो ना, आप सोचो किसी का बाल मुड़े हैं, पलकें मुड़ी हुई हैं, तो थोड़ा और तो लगता ही है, ठीक है। हुआ क्या, उस बंदे ने साधु को छेड़ दी, थोड़ा मजाक उड़ा दिया, ठीक है, बुलिंग कर दी, ठीक है। अब ये जिस टाइप ऑफ साधु, इनकी जो फितरत है वो कैसी? नागा साधु में जैसी, गुस्से में जल्दी आते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया? उसने इसका रेजिस्ट किया, ठीक है। तो हुआ क्या, उस सोल्जर ने उस साधु को पीट दिया, अच्छा खासा पीटा, ठीक है। जब पीटा तो वो आगे और साधु लेके आ गया, ठीक है, और उन्होंने उस सोल्जर को मार दिया। और यहां पर क्या हो गया? नरनौल में रिवोल्ट हो गया। किसके खिलाफ? मुगल एम्पायर के खिलाफ ही हो गया कि हम तो मुगल एम्पायर को ही रहने नहीं देंगे, ठीक है जी। चलिए आगे। अब जब औरंगजेब को ये बात पता लगी कि नरनौल में रिवोल्ट हुआ, उसने एक आर्मी भेजी हरियाणा में, और आप सुन के हैरान हो जाएंगे, आर्मी हार गई। औरंगजेब की आर्मी हार गई। तो जब ये लोग वापस औरंगजेब के पास गए, सुप्रीम कमांडर गया तो उसने पूछा, यार तुम कैसे हार गए? एक रॉयल आर्मी हारी, कौन है? वो साधु है। तो इन्होंने क्या, अब देखो ना, ये तो गद्दर वाला हार हो गया ना। तुमने क्या सोचा था? सरदार शाबाशी देगा, तुमको पता था कि ये कोई ठा ना हो जाए, ठीक है। तो उन्होंने बोला, सर ऐसा है, इन साधुओं के पास कुछ मंत्र है, कुछ जादू मंत्र है, ये जादू मंत्र करते हैं, हमारे दिमाग बंद हो जाते हैं। भाई बहाना ही लगाना है कि हम हारेंगे। तो जादू मंत्र किया, हमारे दिमाग बंद गए, ठीक है, इसलिए हम वहां पर हार गए, ठीक है जी। वॉइस क्लियर नहीं आ रही, लेकिन वॉइस नहीं क्लियर है। जरूर अब आ रही क्लियर? अब देखिए क्लियर आ रही है वॉइस? आ रही क्लियर? देखिए हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। चलिए मैं दोबारा बताया था, उनको भी वॉइस क्लियर नहीं आई। हरियाणा में एक जगह है जो नया है, सुन लीजिए,
हरियाणा में एक जगह नरनौल, ठीक है, तो यहां पर सतनामी सेक्ट के साधु रहते हैं, आज भी रहते हैं, आज भी रहते हैं। वो तो दंगे भी हुए थे वहां पर अभी ये 1-2 साल पहले, ठीक है। तो यहाँ पर सतनामी सेक्ट के कुछ साधु रहते हैं, ठीक है। तो ये जो साधु है इनकी ना एक आपका लिविंग स्टाइल है कि अपने बाल, अपनी पलके ये सब मुंडा के रखते, हेयर नहीं रखते वो अपने, ठीक है। तो हुआ क्या, वहां पर एक गवर्नर था औरंगजेब का, तो जब वो वहां से एक सोल्जर निकल रहा था उसने एक साधु को देख लिया, तो नेचुरली उसने उसका मखौल उड़ा दिया कि ये कौन सी एक नई बला आ गई पृथ्वी में, हमने तो पहली बार देखी है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि उनकी आपस में लड़ाई हुई और उसने साधु को पीट दिया, ठीक है जी। अब आगे क्या हुआ, जब साधु को पीटा गया तो वो काफी साधु उठा के ले आया और उन्होंने उस सोल्जर को मार दिया। ये बात जब औरंगजेब को पता लगी कि सोल्जर, फिर कहने आवाज नहीं आ रही, आ रही है? आप चेक कीजिए, आ रही है आवाज? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? आ रही मुझे सही आ रही है, ठीक है जी, ठीक है जी। तो वो साधु बाकी साधुओं को ले आया और उसने सोल्जर को मार दिया, ठीक है। जब औरंगजेब को ये बात पता लगी, औरंगजेब जैसा आदमी कहां बर्दाश्त करेगा इस चीज को, ठीक है। उसने क्या किया, अपनी रॉयल आर्मी भेज दी सतनामियों को मारने के लिए। आप मानोगे नहीं, सतनामियों ने रॉयल आर्मी को हरा दिया, ठीक है। तो औरंगजेब के पास जब कमांडर गया तो उसने क्या बोला कि उनके पास कुछ जादू मंत्र है, कुछ जादू मंत्र है जिसके कारण हमारी आर्मी हार गई। अब बहाना तो मारना था, उसने बहाना लगा दिया, ठीक है। चलिए अब औरंगजेब की गलती देखो क्या है। इसने झंडे लगाए, ठीक है, और झंडे के ऊपर कुछ बांध दिया। उन्होंने कहा ये क्या चीज है, वो कहता झंडे लेके जाओ, इसमें मैंने इस्लाम की नहतें बांध दी हैं। अगर उन्होंने तुम पे जादू किया तो ये भी एक तरह का क्या है, आपका प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो यहां पर उसने बहुत माइंड वाली गेम खेली, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली अगर डर रहा है कोई तो उसको उसी तरीके से मार दो, ठीक है। वो बोला कुछ नहीं है, तुम झंडा लेके जाओ, झंडे के ऊपर मैंने बांध दिया है, बस वो जो मंत्र मारेंगे ये मंत्र उसको खाई जाएगा, ठीक है। चलो उनको भेज दिया, फिर गए, ठीक है, रेजिस्टेंस हुई, चलो हारे तो नहीं पर लड़ाई बहुत लंबे तक चलेगी। अब औरंगजेब ने गलती क्या की, औरंगजेब खुद चला गया। चलिए गलती है, खुद नहीं जाना चाहिए था। आप सोचो अगर किसी लेवल पे पंजाब पुलिस के सोल्जर की लड़ाई हो जाती है किसी से, तो क्या सीएम खुद जाता है? अगर सीएम ही खुद पहुंच जाए तो सीएम की प्रतिष्ठा क्या रहेगी, ठीक है। तुम खुद ही चलोगे क्या यार, एक सोल्जर क्या है, क्या ये सोल्जर की लड़ाई थी, एक साधु के साथ लड़ाई थी, तुम्हारा कमांडर कोई बात 2-3 दिन वाले तो प्रेस कर ही को। इनके पास क्या वो क्या नाम है, कोई बहुत बड़े हथियार थे, ठीक है। आपके पास पूरी आर्मी रही है अब, पर आप खुद चले गए। यहां पर इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो जीत तो वो गए, जीत जाना था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर यहां पर आपकी आर्मी की वीकनेस आती है। आप सोचो ना, अभी कोई पंजाब पुलिस की कोई मुठभेड़ नहीं हो जाए, ठीक है, क्या डीजीपी खुद आते? इसका अगर डीजीपी को खुद आना पड़ जाए, सीएम को खुद आना पड़ जाए, इसका मतलब क्या, वीकनेस है ना, आपकी गाइडेंस में वीकनेस है, ठीक है। और ये बंदा कहां पर चला गया, खुद चला गया। तो ये क्या था, सतनामी रिवोल्ट। चलिए कल हमने कहां तक पढ़ा था, मोहम्मद शाह रंगीला, इसी को पढ़ेंगे हम। चलो मैंने आपको बताया किस तरह नादिर शाह भारत में आया,
ठीक है, दिल्ली को लूटा और दिल्ली का खजाना लूट कर चला गया। ठीक है, तो नेचुरली कि दिल्ली अब इकोनॉमिकली वीक हो गया। और कंटेम्प्रेरी ऑथर्स यहां तक कहते हैं कि अब राजघराने को चलाने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला को अपने राजघराने के बर्तन तक बेचने पड़ गए। नहीं, पित्तल के नहीं, सोने चांदी के। पित्तल बर्तन में कुछ मिलना ही नहीं। ठीक है, सोने चांदी के बर्तन तक बेचने पड़ गए और राजघराना चलाना है। ठीक है, तो इकोनॉमिकली दिल्ली क्या होगी? वीक होगी। चलिए, अब इकोनॉमिकली दिल्ली वीक है और नादिर शाह भी होके गया। जैसे ही नादिर शाह कहां पर गया? पर्शिया में गया। नादिर शाह बीमार पड़ गया। ठीक है, और नादिर शाह का एक कमांडर था जिसका नाम क्या था? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने नादिर शाह को मार दिया। इतिहासकार कुछ तो यही कहते हैं कि उसने मारा उसको। और यहां पर इस शासन में अब किसका राज हो गया? अहमद शाह अब्दाली। चलिए, अब अहमद शाह अब्दाली, देखो पता क्या बात है, मैंने आपको उस दिन बताया, पता शायद बताया नहीं बताया, भारत की पार्लियामेंट में अटैक हुआ ना अटैक। तो आपको क्या लगता है कि वो अटैक सक्सेसफुल होना था? होना ही नहीं था। ये बात उन लोगों को भी पता थी नहीं होना। अटैक क्यों किया गया था? कि आप वर्ल्ड को ये शो कर दो कि इनकी जो सिक्योरिटी है वो वीक है। उनको भी पता था नहीं होना कुछ। ठीक है, पर उन्होंने क्या शो कर दिया कि सिक्योरिटी वीक है। और उसके बाद आप देखो पूरी छड़ी लगी पड़ी है अटैक्स की। 2014 के बाद आकर जब उन्होंने थोड़ी अग्रेसिव पॉलिसी ली है टेररिज्म के खिलाफ, तब जाकर थोड़ा स्टेबलाइज हुआ। आजकल आपको टेररिस्ट अटैक कम मिलेंगे, बहुत कम। पीछे भी स्मोक अटैक हुए हैं। हाँ, बहुत कम। पर ये क्या है? आपकी सिक्योरिटी का लैप्स पता लग गया। अब अहमद शाह अब्दाली को लैप्स पता लग गया ना। और सबसे बड़ी बात है, उसको ये भी पता लग गया यहाँ के राजा दो ही है। ठीक है, इनके पल्ले क्या, तो कत्थक ही करेंगे और क्या करेंगे। तो नेचुरली ये आदमी तो आएगा। आपकी अगर वीकनेस है तो कोई ना कोई आपकी वीकनेस को एक्सप्लोर तो करेगा ही करेगा। वीकनेस है तो शो क्यों की? अब शो करी भी है तो एक्सप्लोर तो होगा। ठीक है, चलिए, अब आगे कौन आया? अहमद शाह अब्दाली। चलिए, अहमद शाह अब्दाली ने पहले जीता कंधार, काबुल। चलिए, अब सीधा आया पेशावर। चलिए, अहमद शाह अब्दाली कहां पर एंटर किया? पेशावर। पेशावर उस समय कहां पर आता था? पंजाब। यानी अहमद शाह अब्दाली कहां पर आ गया? पंजाब। मुझे कल वो क्वेश्चन पूछा रहा था कोई एक ना ऑनलाइन की, पंजाब में उसने अमृतसर साहब में क्यों अटैक किया। अब उसका रीजन बताऊंगा मैं क्यों किया। ठीक है, पंजाब में आ गया और पंजाब में मोहम्मद शाह रंगीला का लड़का बैठा हुआ था। इस लड़के का नाम क्या है? अहमद शाह। अहमद शाह ने अपनी आर्मी के साथ मिलकर पहला अटैक जो अब्दाली का था उसको विफल कर दिया, हरा दिया। पहली बार और आखिरी बार अब्दाली हारा। ये बहुत कम लोगों को पता है कि अहमद शाह अब्दाली फर्स्ट अटैक में हार गया था। और कहां पर हारा था? पंजाब में हारा था। अब जब पंजाब में हारा था तो उसको खुंदकबाजी किससे हो गई? पंजाब। देखो ना, पर्शिया का राजा है, उसका एक नाम है, और हारे कहां पर? पंजाब में। एक बार मैच चल रहा था, ठीक है, 3 मैच की सीरीज थी। हाँ, नहीं वो नहीं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का। पहले मैच में क्या हुआ? इंडिया ने हरा दिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया की बड़ी हंसी मजाक, ये लोग बड़ा गरीब, हम बड़े ऊपर हैं, हम ऑस्ट्रेलिया को मानते कुछ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कमबैक किया, मैं कहता हूं सब उड़ा दिए। अभी टेस्ट मैच में देखा था, पहला टेस्ट मैच गया जीत गए, कहते हम ही बॉस है।
और उन्होंने 4 टेस्ट मैच जीत में दिए, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाता है, आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है। आपने सोचा कि हम पता नहीं क्या 30वां कहां है, ठीक है। ये बंदा वापस गया, इसने अपने आप को फिर प्रिपेयर किया, ठीक है, और फिर से अगले साल फिर आया और इस बार उसने हराया, और अब हराया इनको तो बनाया बंदी, ठीक है। फिर कहां पर गया? दिल्ली में। दिल्ली में फिर क्या शुरू हुआ? नाच गाना, पार्टी शार्टी, ठीक है। चलो बादशाह दिखाओ कथक हमको, लोगों को दिखाते हो, आज हमको दिखाओ, ठीक है। दिल्ली कैप्चर। फिर भाई साहब वापस चले गए, फिर अगले साल वापस आ गए 1752, फिर अटैक कहां पर? दिल्ली में। अच्छा, अब एक चीज देखो, तीसरा अटैक हो गया, तुम क्या कर रहे हो? कथक। जब राजा कथक करेगा तो यही हाल होगा ना, 3 अटैक और तुम आराम से बैठे हुए हो, ठीक है। चलिए, दिल्ली के बाद मथुरा में भी अटैक, और अल्टीमेटली मोहम्मद शाह रंगीला हार्ट अटैक से मर गया। अब कंट्रोल करे तो करे कैसे इसको? पता क्या, नादिर शाह आया था, लूट के चला गया था, ये तो बार बार आया, ये तो बजनी वाला भी छोड़ हो गया, उसकी नजर ही लग गई यहाँ पर। अब वो आएगा लूटेगा और तुम कुछ कर नहीं पा रहे, ठीक है। चलिए, मोहम्मद शाह रंगीला के बाद उसका लड़का आया अहमद शाह, अहमद शाह को ये बात समझ में आ गई थी कि ये सिस्टम खराब चल रहा है और इनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो अब्दाली को रोक सके। रोकना होता तक रोक लेते, 3 अटैक में होते हैं, ठीक है। ही अप्रोच्ड पेशवास। पेशवास कौन है? मराठास। और उसने एक सीक्रेट एग्रीमेंट कर दिया मराठाओं के साथ। देखो, उसको पता ना मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मराठा वो कर सकते हैं ना, ठीक है। उसने सीक्रेट एग्रीमेंट किया मराठाओं के साथ। ये एग्रीमेंट क्या था? पहला, मराठास हेल्प करेंगे किसकी? इसकी, अहमद शाह अब्दाली को भगाने के लिए, ठीक है जी। और उसके बदले ये अपने एम्पायर का कुछ हिस्सा किसको देगा? मराठाओं को। उत्तर भारत का कुछ हिस्सा किसको देगा? मराठाओं को, ठीक है। इसके अलावा मराठाओं को ये क्या देगा? चौथ और स्वदेश मुखी। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको आज की, क्या है चौथ और स्वदेश मुखी। ये क्या तरह का टैक्स है? हाँ, 1/4 और 1/10, ठीक है। तो आपको चलो बता ही देता हूं मैं ये क्या चीज है। बेसिकली जब वो जाते थे, ठीक है, तो कुछ एरियाज को वो कैप्चर करते थे, तो उस एरियाज को अपने अंडर नहीं लेके आते थे। अलाउद्दीन खिलजी वाली फिलॉसफी कि आप नहीं कर, नॉर्थ वाला साउथ को नहीं कर रहा, साउथ वाला नॉर्थ को नहीं कर रहा, ठीक है, उनको पता नहीं कंट्रोल कर सकते। तो वो ये कहते थे कि आप ऐसा करो कि हमको आप क्या दो? चौथ दे दो, ठीक है। 1/4 ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या? लैंड का जो टैक्स आएगा उसको आप हमको 1/4 रेवेन्यू दे दो। जब तक आप दे रहे हो हम आपके एरिया पे अटैक नहीं करेंगे, ठीक है जी। और उसके अलावा जितना भी आया फिगर आई, उसका 1/10 हमको और दे दो। ये क्या होगा? आपका एक तरह का प्रोटेक्शन टैक्स होगा कि आप पे अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम आपकी हेल्प करेंगे। जैसे पंजाब में राखी सिस्टम आया था, पता होगा आपको, आप पंजाब हिस्ट्री पढ़ना, उसमें क्या था? राखी सिस्टम था। तो मिसेल्स आनी शुरू हो गई थी ना, वो राखी टैक्स लेते थे कि कोई आया हम अटैक करेंगे, आपकी मतलब सेफ्टी करेंगे, उसके बदले आपको क्या देना पड़ेगा? राखी टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये उसने बोला कि चौथ और स्वदेश मुखी हमको दो, ठीक है। अब हम आपकी हेल्प करेंगे किसके लिए? अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए। चलिए, जब ये एग्रीमेंट हुआ, मराठा कहां बैठे हैं? यहां पर,
भैया अहमद शाह अब्दाली तो मथुरा पहुंच चुका है, इस समय कौन सी कोई प्लेन चल रहा है, आपको आते आते भी कम से कम 15-20 दिन लग जाने हैं, ठीक है ना, और तब तक तो मेला लुट जाएगा। तो अहमद शाह ने उनको बोला कि सर जब तक आप आओगे तब तक तो बहुत कुछ हो जाएगा, ये और आगे जाएगा, ये खा जाएगा पूरे उत्तर भारत को, तो करना क्या है। उन्होंने बोला हमारे यहाँ एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र, ठीक है, और अर्थशास्त्र में एक रेफरेंस है जिसका नाम क्या है, विश्वकन्या। विश्वकन्या कौन है, स्पाई, जैसे आज की रॉ या आईबी के एजेंट्स लड़कियां होती हैं, और वो आपने देखा होगा फिल्म, वो टाइगर, एक था टाइगर, देखी है फिल्म, तो बाद में कैटरीना कैफ क्या निकलती है, पाकिस्तान की आईएसआई की खुफिया जासूस, ठीक है, सीक्रेट स्पाई, ठीक है, ये कौन होती है, विश्वकन्या कहा गया इनको, ठीक है। वो कब वहां पर नाची या गा रही आपको कुछ पता नहीं लगेगा, राजा भी गाएगा नाचेगा, बीच में जाकर ला देगा। सीक्रेट स्पाइस हैं, आज भी करती है एजेंसी, इजराइल की बहुत जबरदस्त है मोसाद की ऐसी, ठीक है। तो हुआ क्या, पेशवा ने बोला एक विश्वकन्या बैठी हुई है उत्तर भारत में जो हमारे लिए काम कर रही है, ठीक है, और उस विश्वकन्या को हम भेजते हैं, आप टेंशन ना लो, इमीडिएट के आपको रिलीफ दे देगी वो, ठीक है। विश्वकन्या गई, उसको सजा के लेके गए, सर आज जो आपको डांस दिखाएंगे ना आप भूल जाओगे। अहमद शाह अब्दाली कहता अच्छा फिर तो दिखाओ, और विश्वकन्या ने क्या किया, जहर नहीं डाला, नाच नाच के लूज मोशन की दवाई डाल दी, ठीक है। 11 बजे डांस खत्म हुआ, 1 बजे सारे बाथरूम में, हैजा फर्क हैजा ही है इतना भाई। वो कहता है सर ये इन्वायरमेंट में भी प्रॉब्लम है या खाने पीने में भी प्रॉब्लम है, अब करें लड़े या क्या करें। अहमद शाह अब्दाली कहता पहले जाके इलाज कराओ, बाद में देखेंगे क्या करना, ठीक है। तो सारे के सारे काम आगे वापस पर्शिया में मिल गया टाइम मराठा को आने का। देखो दिमाग देखो इन बंदों का, और मराठा कहां पर आए सीधे, अब मराठा कहां चलने लग पड़े, उत्तर भारत की ओर, ठीक है। जाते जाते अहमद शाह अब्दाली ने क्या दिया, अपने लड़के तैमूर को पंजाब का गवर्नर बना दिया, ठीक है, और कहां चला गया, पर्शिया। क्लियर है जी। अब मराठाओं ने क्या किया, मराठाओं ने तैमूर को अच्छी तरह चपेड़े मारी, मतलब जूता निकाल के मारा, और साथ किसने दिया, क्योंकि पंजाब में है सिख सोल्जर्स साथ, क्योंकि इनके आपस में है ना, एक ही है, ठीक है, बन रही है इनकी आपस में, साथ कौन दे रहे हैं, सिख सोल्जर, हेड कौन कर रहे हैं, मराठास, मराठास के सोल्जर्स कमांडर कौन है, रघुनाथ राव, या पढ़ना पेशवा में जब आप पढ़ोगे, रघुनाथ राव, और तैमूर को चलता गया, निकल गया यहां से। इंडिया से अहमद शाह अब्दाली का राज खत्म। चलिए अब अहमद शाह अब्दाली को ये चीज रास आएगी, पहली बात तो मारा भगाया उसके लड़के को, ठीक है, और दूसरी बात पंजाब में किन्होंने किया, मराठाओं ने और सिखों, यहां से उसकी प्रॉब्लम किससे शुरू होगी, अब सिखों से। मराठाओं से तो है ही है ना उसकी प्रॉब्लम, करेगा 1761 पिन पे वार, बता देता हूं मैं, वैसे डिटेल पढ़ना मॉडर्न इंडिया में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, बताऊंगा अभी मैं। मराठों को तो उसने कर दिया जो करना था, फिर उसका अगला टारगेट कौन आ गया, सिख। तो ये आंसर है कि उसने क्यों आकर वहां पर अटैक किया था, इसको हम कहते हैं कल्लूगा, बड़ा हुआ 1712, सुनते जाओ। चलिए मुकेम्बो कहां पर बैठा है, पर्शिया,
वो कैंप का लड़का कहां पर गया? पर्शिया। वो कहता है तेरे को तो मैं वहां छोड़ के आया था, तू यहाँ क्या कर रहा है? बोला पापा बहुत मारे, बहुत मारा, मार मार के आलू प्याज सब डाल दिया उन्होंने। कहते किसकी जुर्रत, अहमद शाह अब्दाली के लड़के को मारा। तो कहते दो है वहां पर, दो कौन है? मराठा थे और उनका साथ कौन दे रहे थे? सिख। कोई बात नहीं करे बेटा, तू चुप रहा, तू लॉलीपॉप पकड़, तेरे बस की तो बात है नहीं, ठीक है, अब मैं जाऊंगा। एंड ही केम 1761, फर्स्ट अटैक ऑन मराठास। 1761, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। मराठा खत्म। बड़े बड़े सोल्जर्स, बड़े बड़े कमांडर्स जो वहां पर बैठे हुए थे सब खत्म, और मराठा डिक्लाइन। यहां तक कि जो पेशवा बैठे थे, बालाजी बाजीराव, ठीक है, जब उनको ये बात पता लगी कि सारे कमांडर मर गए, उनकी हार्ट अटैक से डेथ हुई। क्राइसिस इन मराठा। रघुनाथ राव, सदाशिवराव भाव सब मर गए, सब मर गए, टॉप के कमांडर्स खत्म। जैसे रावण के सारे कमांडर्स मर गए थे, रावण को ही पता था मर जाने, बस हार्ट अटैक से नहीं मरा, वहां जाके मर गया, यहीं पर ही मर गया। सिचुएशन देखो, मराठा एम्पायर अब कोलैप्स की तरफ चला गया। खत्म कर दिया उसने एक टारगेट। दूसरा टारगेट 1762, अटैक ऑन पहला कल्लू का, दूसरा कल्लू का, दूसरा कल्लू का। सर जो है सर बड़ा दूसरा कल्लू का। अब समझ में आ गया सिखों से उसको क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि आपने उसके, यार वो अब्दाली एक पर्शिया का राजा है, ठीक है, और ये सब कुछ हो क्यों रहा है? क्यों? आपकी जो मेन गवर्नमेंट है वो वीक है, मेन गवर्नमेंट आपकी वीक है। देखो ना, सोल्जर्स को इनके लड़ रहे हैं, मराठों के लड़ रहे हैं, यहाँ पर इनके लड़ रहे हैं, आप कहां तो एब्सेंट ही। क्या औरंगजेब होता से आने देना? नहीं। या अकबर होता से आने देना? नहीं। या अलाउद्दीन खिलजी होता, वो तो मंगोलों से लड़ पड़ा था। आपकी जब सेंट्रल गवर्नमेंट वीक होती है ना, तो ये टेंडेंसीज आती है। क्लियर है? अब समझ में आया कि उसने अमृतसर में क्यों अटैक किया था, इसलिए किया था। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया बात कि अहमद शाह अब्दाली आया, अपना बदला पूरा किया, लूट साड़ के चला गया, क्योंकि उसने कौन सा एम्पायर बिल्डिंग करनी है यहाँ पर, उसका एम्पायर पर्शिया में है। ठीक है, मैं आपको उस दिन भी बताया था, जो फॉरनर्स है दो टाइप के, पहले तो है रजे हुए, ठीक है, गजनी जैसे, अब्दाली जैसे, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे है उजड़े चमन, जो सब कुछ उजड़ चुका है वहां पर, बाबर जैसे, वो तो उजाड़ गए हैं वहां से, ठीक है, तो वो एम्पायर की स्टैब्लिश करेंगे। मोहम्मद गोरी जैसे, वो भी उजड़ गया था, तो वो तो नेचुरली भी नया ठिकाना देखेंगे। तो ये जो लोग हैं, ये बेसिकली कौन है? ये लोग बेसिकली सेटल्ड लोग हैं, आए, अपना पैसा कमाया और चले गए, खत्म कर। ठीक है, चलिए, अब सेंट्रल गवर्नमेंट और वीक होगी। और यहां पर एक और किंग मेकर का जन्म हुआ, गाजीउद्दीन इमादुल्ला। गाजीउद्दीन इमादुल्ला, हाँ यस, तभी उसने हरमंदिर साहिब पे अटैक किया था। किसी ने मुझसे पूछा अभी ऑनलाइन, तभी अटैक किया था, उसको खुंदक थी ना सिखों से। और जब भी किसी से खुंदक निकालते थे, ये सेक्रेट प्लेसेस को अटैक करते। भारत तो गया, हिंदू गया, खुंदक गया, तोड़ दो मंदिर। आपका खिलजी गया, बख्तियार खिलजी, ठीक है, वहां पर रेजिस्टेंस किसने की? बौद्धों ने की। नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगा दी।
विक्रमशिला को आग लगा। तो यही सब है। देखो बहुत बड़ी बात है, जब आप धर्म को अटैक करोगे, स्क्रिप्चर्स को अटैक करोगे, तो ये बहुत बड़ा अटैक है, ठीक है ना। आज हम लोग भाग्यशाली है कि हमारे पास स्क्रिप्चर्स हैं। हमारे इजिप्ट देखो, इजिप्ट की सिविलाइजेशन कितनी बड़ी सिविलाइजेशन है, वो आज तक ढूंढ रहे हैं ये कौन था। अपनी जगह में वहां पर जो पिरामिड पड़े हैं, उनको अपने पिरामिड के बारे में नहीं पता ये क्या है, ठीक है। तब ये स्क्रिप्चर्स पे अटैक करते हुए कि अगर इतिहास ही खत्म हो गया तो न्यू जनरेशन को पता ही कुछ नहीं होगा, हम अपनी सिविलाइजेशन उन पर थोप देंगे। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब यहां पर एक और किंग मेकर है जिसका नाम क्या था, गाजीउद्दीन इमादुल्ला, ठीक है। अब ये कौन है, रिवाल्डो, इस सदी का रिवाल्डो। पहले हमने कौन पढ़े थे, रोनाल्डो और मेसी, ये कौन होगा, रिवाल्डो। बस इसमें भी करना, फुटबॉल नहीं है, ताज है, अब ताज वो उड़ाएगा और गोल करेगा, ठीक है। चलिए पहला काम, मोहम्मद शाह को जहर देकर मार दिया। मोहम्मद शाह को, सॉरी अहमद शाह को, अहमद शाह को जहर देके मार दिया, खत्म, ठीक है। आगे चलिए, अहमद शाह के बाद अगला राजा आलमगीर। अहमद शाह के बाद अगला राजा आलमगीर। जब तक आलमगीर सही रहा, ठीक है, जैसे आलमगीर ने थोड़ा उसको डांटने की कोशिश की, अंधा करा दिया उसको, और अंधा कराकर यमुना में फेंक दिया, ठीक है। चलिए अगला राजा अली गुहार। अली गुहार, ठीक है। अब भैया प्रॉब्लम क्या आ गई, अली गुहार को ये बात समझ में आ गई कि ये जो वजीर है ये मारेगा, ठीक है। अली गुहार को राजा बनाया गया। राजा बनने के बाद रातों रात अली गुहार भाग गया, और कहां पर भाग गया, अवध में। बंदे का स्टाइल देखो, अवध भाग गया, क्यों, अवध में इसका दोस्त बैठा हुआ, हम पढ़ेंगे बाद में, बैठल हो प्लासी शुजाउद्दौला बैठा हुआ है वहां पर, ठीक है। तो अवध का जो राजा है वो इसका दोस्त है, ठीक है। रातों रात यहां से भागा, कहां पर चला गया, अवध। अवध जाकर अपनी ताजपोशी कराई और अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह करा। भैया बंदे के गट्स देखो, दिल्ली में रह के कुछ कर नहीं रहा, उसका डर है, भाग के अवध में जाता है, वहां पर जाके अपनी ताजपोशी कराता, कहता मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूं, हिंदुस्तान के बादशाह। गाजीउद्दीन इमादुल्ला ने कहा, सर आप आओ तो सही, मैं आपका स्वागत करना चाहता, कहना मैं नहीं हूँ। मैं वो राज्य मारता रहा, आज मैंने आपके लिए सजावट की हुई है, आपकी ताजपोशी में दोबारा करूंगा। अकबर औरंगजेब के बाद दूसरा राजा तू ही है, वो कहता ताजपोशी नहीं करेगा, गर्दन पोशी करेगा, मैंने नहीं आना। जब तक ये आदमी बैठा रहा, तब तक भाई यहां पर नहीं है, ठीक है जी, समझिए। अब अवध में गया, अवध का राजा इसका दोस्त है, ठीक है, उसको भी पट गया। अब ये अच्छा वाला बैठा हुआ, क्या लोड़ है पंगे लेने की, ठीक है। पंगे कहां पर ले रहे हैं, बंगाल में। बंगाल में कौन बैठी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, पंगे इससे ले रहे हैं। वो कहता है कि शाह आलम की बाधी ली मुगल बादशाह ने, कहता यार ऐसा करते हो आपस में मिलकर ना ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाते हैं, यार तुमसे ये तो संभाला नहीं यार, पंगे कैसे ले रहे हो, ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है। कीनिया में हार रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में खेलना। चलिए, और इन्होंने क्या किया, अटैक किया। ये अटैक किया था बैटल ऑफ बक्सर। उल्टा लटका दिया दोनों को।
हिंदुस्तान का बादशाह उल्टा लटका हुआ है, साथ में अवध का बादशाह वो भी इसका साथ दे रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या सोचोगे, क्या सोचा क्या था तुमने, हम मजाक हो गई, माफिया मांग गई हाथ जोड़ जोड़ कर, और सिटी ऑफ इलाहाबाद सुन के हैरान हो जाओगे, हिंदुस्तान का बादशाह पेंशनर बन गया। चलिए ये हाल है इनकी। अब इसको भाई साहब को किसी ने बोला कि जाओ या तुम दिल्ली जाओ अपनी सीट संभालो, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी से बंगाल में कैप्चर किया, तुम जाओ अपनी सीट संभालो, दोबारा से तैयारी करो। यहां पर कोई बैठा हुआ अमरीश पुरी को तो कहता है आजा तेरे में ताजपोशी को जाएगा, वहां पर कहता नहीं मैंने नहीं जाना, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा यहाँ पर रखा, बीच में भाई साहब कौन बैठे हैं, शाह आलम II, ये हिंदुस्तान के बादशाह। चलिए अब हुआ क्या, इसी बीच मराठाओं की पावर फिर से थोड़ी बढ़ने लग पड़ी। आप पढ़ना पेशवा से ना, माधवराव वगैरह आएंगे, ठीक है, फिर से थोड़ी पावर, यंगस्टर्स आए वहां पर, उन्होंने अपनी पावर को फिर से बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। चलिए दे अप्रोच्ड शाह आलम II, उन्होंने कहा सर आप यहाँ कर क्या रहे हो, आपका काम यहां पर है, आप जाओ यहां पर। वो कहते मैं तो नहीं जाना, मैंने नहीं जाना यहाँ पर। वो कहते क्यों नहीं जाना, वो कहता वहां वजीर बैठा हुआ है उसने मुझे मार देना। कहते कोई बात नहीं, हम आपको लेके जाएंगे एस्कॉर्ट करके, और हम आपको वहां पर इस्टेब्लिश करवाएंगे। क्लियर है जी, ठीक है। और इस ट्रीटी का लीडर कौन था, महादाजी सिंधिया, सिंधिया है ना, उनके पुरखे जो मंत्री है सिंधिया, ज्योतिराव सिंधिया, मराठे उनके पुरखे। एरिया कहां पर है इनका, मध्य प्रदेश, बुहा का एरिया जितना भी है बुंदेलखंड का, वहां पर ये फैमिली है, सिंधिया फैमिली, ठीक है। उन्होंने बोला ये हमारा आदमी बैठा हुआ है वहां पर, वो तुमको स्कॉट करेगा, यहां तक लेके जाएगा, ठीक है, और इससे अपने आप निपट लेगा, तब तुम वहां जाके बैठ जाओ। वो कहता ठीक है जी सर, इसके बदले क्या लोगे, इसके बदले आप फिर से नॉर्थ के प्रोविंस हमको दे दो। कुछ प्रोविंस उन्होंने मांगे, और साथ में वही चौथ और स्वदेश मुखी। चलिए स्टेज सेट है, महादाजी सिंधिया आर्मी लेके आते हैं, इसको यहां से उठाते हैं कि चलो भैया साथ में चल, ठीक है। जब ये पहुंचे पालम, पालम का है दिल्ली के पास, जहां पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, ये तो भागे, मैं नहीं जाना। देखो बंदे का अंत तक देखो कितना है, तो कहते चलो, कहता नहीं मैंने तो नहीं जाना ना। इसको साड़ी बना के लेके गए, टेंशन वाले तो पीछे दासी बने के खड़ा होगा, जो करना हम कर लेंगे। इसकी हिम्मत ना पड़े, ये घूंघट लगा के वहां पर बैठा हुआ, ठीक है, वो आपस में भिड़े हुए, और रिजल्ट गियासुद्दीन इमादुल्ला को मार दिया गया। और अब अगला राजा कौन बना, शाह आलम II। चलिए शाह आलम II, इसके बारे में कहावत है, शाह आलम कभी दिल्ली कभी पालम। अब इनका ये ऑपरेशन कहां पर है, दिल्ली लाल किले से लेकर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक, बस बाकी सारा एरिया मराठा ले गए। पालम कहा है जहां इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, ये कहां बैठा है, लाल किले में। अब लाल किले से लेकर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक उसकी बात चल रही है, बादशाह, आगे सब मराठे मुराठे खा गए, ठीक है। ये कौन है, शाह आलम, कभी दिल्ली कभी पालम, बस इससे आगे नहीं जा सकता वो, ठीक है। चलिए शाह आलम II के बाद अगला राजा आया अकबर II। चलिए अकबर II जब आया, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी हद तक नॉर्थ इंडिया को कैप्चर कर दिया था, मॉडर्न इंडिया में पढ़ लेना, ठीक है। और मुगल एम्पायर भी जो था एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी में आ चुका था, एंड दे बिकम पेंशनर्स। मुगल बादशाह, हिंदुस्तान का बादशाह कौन है, पेंशनर है, किसका,
ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। पेंशन कहां से आएगी? लंदन से, रानी साहिबा देंगी, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, लंदन से पेंशन नहीं आई, ठीक है। 5 महीने हो गए, पेंशन नहीं आई। अब ये तो दुखी हो गया, इन्होंने कंप्लेंट की कि हमारी पेंशन नहीं है, हमको पेंशन तो दे दो, ठीक है। वो कहते हैं राइट इन इंग्लिश, वी डोंट अंडरस्टैंड उर्दू, पर्शियन और हिंदी। अब पट्टे को इंग्लिश आती है, इंग्लिश ही नहीं आती। महारानी कहती मुझे पर्शियन नहीं आती, मुझे उर्दू नहीं आती, तो क्या फंस गया। अब ये बंदा लगे ऐसा आदमी मिले कोई मुझे जो इंग्लिश में लिखकर चिट्ठी भेजे और मेरी पेंशन चलाए, तो वो आदमी कौन मिला? राम मोहन रॉय। यस, फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, फर्स्ट वेस्टर्न एजुकेटेड मैन ऑफ इंडिया, राम मोहन रॉय। कहां पर? बंगाल। और वहां पर सती के खिलाफ मूवमेंट चला रहे थे। इनको बुलाया, इनको कहते सर मेरी पेंशन शुरू करवा दो। सारा लोचा इंग्लिश का ही है, देखो इंग्लिश का पेपर कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारा लोचा इंग्लिश का है। तो वो कहते कोई बात नहीं सर, आपने बोला चिट्ठियों से तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, मैं खुद चल जाता हूँ। रानी की आगे अदालत लगेगी, अदालत के सामने आपका केस रखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। मैं लॉयर हूँ आपका, टाइपराइटर नहीं हूं, ये पूरा केस चलेगा वहां पर। वो कहते जाओ। वहां पर गए और वहां पर जाके इन्होंने इनका केस लड़ा, ठीक है, इंग्लिश में बात की। रानी वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। जिस क्लैरिटी से उन्होंने अपने तर्क रखे, जिस क्लैरिटी से उन्होंने इंग्लिश बोली, रानी कहती मजा आ गया। अब मैं ये बता रहा ना, जहांगीर के कोर्ट में वो आया था ना, तो पूरा सेट हो गया था ना, पर्शियन लैंग्वेज में बोला, जहांगीर ने इसको फिरंगी खान की उपाधि दे दी, सूरत में फैक्ट्री वालों को दे दिया। अब ये बंदा आया, इस बंदे ने क्या बोला? इंग्लिश में बोला, रानी मजा आ गया, ठीक है। और उन्होंने बोला पेंशन ग्रांटेड, ग्रांटेड, ठीक है। रिजल्ट, अकबर II ने राम मोहन रॉय को कौन सी उपाधि दी? राजा की उपाधि। अब क्या कहलाते हैं? राजा राम मोहन रॉय। क्लियर है जी? चलिए लास्ट किंग बहादुर शाह जाफर, ठीक है। बहादुर शाह सेकंड भी बोला गया इसको इतिहास में, ठीक है। जाफर कौन था? इसका पेन, शायरी लिखता था, ठीक है। जिस पेन से शायरी लिखता था, ठीक है, उस पेन को अपने सीने से लगा के रखता था, ठीक है। और इसलिए इसको क्या बोला गया? बहादुर शाह जाफर, ठीक है। बहुत मारी हुई है इस बंदे के। अब बंदा 80 साल का, ठीक है, आराम से लाल किले में बैठा हुआ, अपना लगा रहा है, सिगरेट पी रहा है, ठीक है, आराम से बैठा हुआ, जो उसको कोई टेंशन नहीं है। इस उम्र के आदमी को क्या टेंशन है? ठीक है, पोते हैं इसके, ठीक है, आराम से बैठे हैं, पेंशनर लगे हुए हैं, पेंशन मिल रही है। बादशाह तो नाम के हैं, काम के नहीं है। ये मोदी कहते हैं ना, ये नामी लोग हैं, कामी लोग नहीं है, काम नहीं करते ये लोग, ठीक है। आराम से बैठा हुआ, हुक्का पानी चल रहा है इनका, ठीक है। बताओ, सडनली रिवोल्ट हो गया 1857 का। मेरठ से लोग आए, ये भाई साहब आराम से बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, इनको उठाया, उठो जाग इंसान जाग, उठ। वो कहते बताओ जी, हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, हमको एक राजा की जरूरत है, आप हमारे राजा बनो। वो कहता यार मैं हिम्मत तो है ही नहीं, ठीक है, मैं यहां से बाथरूम तक चल गई, बहुत बड़ी बात है, मेरे कहते राजा बन जाओ। नहीं कहते सर आपको तो राजा बनना पड़ेगा। और उससे भी बड़ी बात देखो, मुसलमान तो कह ही नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स भी कह रहे हैं, और जो मराठा बैठे हैं वो भी कह रहे हैं कि आप हमारे राजा बन जाओ। भैया बंदा भावुक हो गया, कहता यार ये तो बात सही है, अगर इतना मेरे को प्रेशराइज कर रहे हो, मुझको तो रोना आ गया, नैपकिन पे मैं रोना है पहले, ठीक है। और इसने अपने आप को क्या कर लिया,
डिक्लेयर कर लिया मैं हिंदुस्तान का कौन हूं, किंग हूं, बादशाह। इसे कहते हैं राहु केतु खराब होना। कोई लेना नहीं, कोई देने, बंदा आराम में हुक्का भी, फालतू मुसीबत आ गई, गले पड़ गई। ठीक है, चलिए बादशाह और रिवोल्ट हो गया। ठीक है, रिवोल्ट में अंग्रेजी अधिकारी मारे गए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1 साल तो झेला रिवोल्ट को, एंड में आकर दबाना शुरू कर दिया। ठीक है, और जब रिवोल्ट को दबाया तो नेचुरली उनका प्रेशर किस पे आया, इस पर। वो कहता सर मैंने किया क्या, मुझको, मैं आपसे लड़ा हूं, मुझे तो 5 बंदे उठा उठा के लेके आ रहे हैं। वो कहता वो बात ये नहीं है, तुमने इसलिए किया, तुम बादशाह का टाइटल तुमने ले लिया, ये गलती है तुम्हारी। अगर तुम ना लेते, तुम मुकर जाते और उनको समझा देते कि भैया उनकी आर्मी सुपीरियर है। ये वन ऑफ द रीजन था रिवोल्ट के दबने का। उनकी आर्मी सुपीरियर है, वो किससे लड़ रही है, गन से लड़ रही है, तोपों से लड़ रही है। आप किससे लड़ रहे हो, डंडों से लड़ रहे हो, लाठियों से लड़ रहे हो, तलवारों से लड़ रहे हो। सिक्योरिटी उनके पास है। तो समझा देता ना, तो ये नौबत आती ना, हमारे अफसर ना मरते। एक बार याद रखना, फोर्सेस को ये बहुत चुभन है कि अगर उनका कोई मर जाए, मर क्या जाए, अगर लाठी भी लग जाए ना, वो नहीं छोड़ते। आपको थोड़े दिन पहले का इंसिडेंट बता रहा हूं बठिंडे का, ये 2-3 महीने पहले का इंसिडेंट है। अगर आपने सुना हो, बठिंडे में क्या हुआ, हाईवे बन रहा था, हाईवे चल रहा है, किसानों ने जमीन देने से मना कर दिया। हुआ था ये, किसानों ने जमीन देने से मना कर दिया, कहते हमने नहीं देनी। ये चल रहा है, ये कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, हाईवे नहीं बनने वाला इतनी जल्दी। उनका भी तर्क सही है। गवर्नमेंट क्या करती है, 1 करोड़ में फॉर एग्जाम्पल मार्केट वैल्यू है, वो 30 लाख दे देगी, बाकी जाओ केस कोर्ट में लड़ो। तो अगर हम कोर्ट दो ना, कोर्ट में भी जाके लड़ो, जब तक हमको 5-6 साल बाद मिलेगा, तब तक वो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी ना जमीन की। हमको जो मिला गया उसका, वो रजिस्ट कर रहे थे। हुआ क्या, पहले भेजा गया पटवारी को, उन्होंने पटवारी पकड़ लिया, याद होगा हमको। फिर नायब तहसीलदार को भेजा, वो भी बेचारा पकड़ लिया। किसान खड़े हैं वैसे बैठे। फिर उसके बाद तहसीलदार को भेजा, वो भी पकड़ा हुआ। फिर आया एसपी, वहां का एसपी से होगी झड़प, और झड़प में क्या हुआ, कपड़े फट गए। बहुत मतलब मैंने इतनी उसको पब्लिश नहीं किया, सरकार ने रोक दिया, हो रहा था, सुना हुआ आपने न्यूज में, एसपी के कपड़े फाड़ दिए। बाद में एसपी गया, पुलिस फोर्स लेके आया, वहां के आईजी डीआईजी से परमिशन ली और देर अब जो उन्होंने लाठी चार्ज की, किसी का सिर फाड़ दिया, किसी की बाजू तोड़ दी, किसी की लात तोड़ दी। अगले दिन जब मैंने टीवी चलाया, सारा सिविल अस्पताल भरा पड़ा। फोर्सेस को ये प्रॉब्लम है, अगर उनके किसी बंदे को चोट भी लग गई, वो ये नहीं कि सिर्फ फॉरेन की, इंडियन फोर्सेस रिटेलिएट करती ही करती है। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, उनके ऑफिसर्स मर गए। कर्नल निकलसन वही मर गए यहाँ पर, और उन्होंने रिटेलिएट किया। बादशाह को बोला तू जिम्मेदार है, अगर तू अपना हुक्का चला रहा होता, उनको मना कर देता ना, ये नौबत ही ना आती। तू जिम्मेदार है। तो कहता भैया जो सजा देनी है दे दो। कहते नहीं, इतनी आसानी से नहीं, हमारे अफसर मरे, यंग मरे हैं, तो किसी यंग ब्लड का सेक्रीफाइस होगा, उसकी बलि चलेगी। वो कहते मैं तो यंग हूं ही नहीं, कहो तो बन जाता हूं, पैंट को भिजवा लेता हूं, यही कर सकता हूं और क्या। ठीक है, कहते नो, तुम्हारे दो लाल किले में काट दिए जिंदा उन्होंने। बाद में उनका जो समाधि बनाएगी हुमायूं का, हमने याद रखना, हुमायूं का मकबरा, वहां पर उनके पोते भी है, हुमायूं का भी है। बहादुर शाह ने सरेंडर किया। बहादुर शाह को कहां भेजा गया, बर्मा, म्यांमार, और उसकी डेथ भी कहता खून के बदले खून, वो कहता तुम मेरा खून ले लो, कहते बूढ़े का खून लेके क्या करना है, यंग मरा ना, यंग ही लेंगे। याद रखना, फोर्सेस कभी नहीं बर्दाश्त करती कि उनका कोई आदमी मर जाए, रिटेलिएट करेंगी ही करेंगी।
और इस तरह भारत में मुगल डायनेस्टी खत्म और भारत में किसका राज आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी भी अबॉलिश। भारत में क्वीन ब्रिटिश क्राउन का राज आता है। क्यों अबॉलिश किया अपन ने ऑल इंडिया में? 1858 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपॉइंट किया था, ठीक है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर था। अब क्वीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू क्या करेगी? अपना राज चलाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, मुगल बादशाही खत्म, यहां से मुगलों का एंड। क्लियर है जी? समझ में आ गया? ठीक है, देखिए इसको, फिर हम आगे बढ़े, शुरू करें मराठास। देखो इसमें कोई समझ नहीं है तो बताओ, टाइम पड़ा भी हो जाएगी मराठा। चलिए अगला टॉपिक है राइज ऑफ मराठास। मराठास अंडर शिवाजी। ठीक है जी। चलिए मराठा कहां पर राइज हो रहा है? महाराष्ट्र के एरिया में, ठीक है, जो पुणे का एरिया वहां पर इनका राइज हो रहा है। ठीक है, पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि इनका राइज वहां पर हुआ कैसे, ऐसे क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने मराठा एम्पायर को वहां पर उठाया और वहीं पर ही क्यों? ठीक है ना, कहीं और क्यों नहीं? हैदराबाद साइड क्यों नहीं, या मध्य प्रदेश साइड क्यों नहीं? क्यों बॉर्डर लगता है इनका इसी एरिया, इसी जोन में। देखो ना, इस जोन में हुए वो, इस जोन में हुए, तो वेस्टर्न घाट्स का जोन है। ठीक है, चलिए पहला ये जो एरिया है, ये कौन सा एरिया? प्लेटू एरिया। वेस्टर्न घाट्स बेसिकली क्या है? प्लेटूस हैं, प्लेटू है वो बेसिकली, पर ऊंचा इसलिए हम उसको कहते हैं, चलो माउंटेन है, पर वो बेसिकली क्या है? पठार का एरिया है। ठीक है, जब प्लेट्स कलाइड की थी तो वो ऊंची हाइट ले गया था। ठीक है, अब क्योंकि ऊंचा एरिया, पहाड़ी एरिया, अब आप सोचो कि पहाड़ी एरिया है, अगर आप हिमाचल में जाओ, हिमाचल के लोग ज्यादा मेहनती है या पंजाब के लोग ज्यादा मेहनती है? हिमाचल के लोग। सर्दियों में एक बार हम गए थे कॉलेज के साथ, तो वो लोग क्या करते हैं? पानी भरने चढ़ाई पे जाते हैं, दूर से वापस आते हैं। ठीक है, तो उनका स्ट्रगल बहुत है, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन जो है उनके अनुकूल नहीं है। ठीक है, चलना पड़ेगा तो पहाड़ों में ऊपर चलना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। दूसरी बात, जो खेत खलिहान भी हैं, खाइयों के पास है। ठीक है, बड़ी तरीके से वहां पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी बनेगी कि उसने क्या किया? इनको मेहनती बना दिया। ठीक है, और जो लोग मेहनती हैं वो अच्छे वॉरियर्स भी हैं। ठीक है, किसान वॉरियर्स है ना, बैठे हुए ना वहां, मेहनती है ना, तभी वॉरियर्स है। ठीक है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, यहां का जो एरिया है, ये बेसिकली यहां पर एक प्रॉब्लम है। ठीक है, आपने ज्योग्राफी में प्रिंसिपल पढ़ना,
जो मानसून आते हैं ना वेस्टर्न घाट के साथ टकराते हैं, उसकी जो पीछे का एरिया होता है लीवर्ड साइड, वहां पर क्या होता है, वहां पर बारिश नहीं होती, सूखा पड़ जाता है, क्योंकि सारी बारिश तो उस पास से ही होगी, सारा तो उन्होंने वहीं पर ही मॉइस्चर को छोड़ दिया। ठीक है, अगला जो एरिया है वहां पर क्या होता है, थोड़ा बहुत सूखा पड़ जाता है। आज भी महाराष्ट्र में फेमीन आती है, मरते हैं ना वहां के किसान, सुसाइड करते हैं ना। तो बेसिकली यहाँ का जो एरिया बेसिकली ऐसा एरिया कि फेमीन अक्सर आ जाती है, बारिश ही नहीं आती, सारी बारिश तो यहीं पर निकली, सूखा एरिया थोड़ा। तो यहाँ पर उनका स्ट्रगल है, स्ट्रगल कर करके वो लोग खेती करते हैं, नेचर के साथ भी स्ट्रगल है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस के साथ स्ट्रगल है, जिससे उनको क्या किया, नेचर ने उनको बहादुर बना दिया। देखो दो चीजें होती है ना, या तो स्ट्रगल से भाग जाओ या स्ट्रगल पे लग जाओ। वो लग गए स्ट्रगल में, अब उनको ये बात समझ में आ गई कि स्ट्रगल ही हमारी लाइफ है। तो नेचुरली जब औरंगजेब आप पे अटैक करेगा, ठीक है, तो आपको स्ट्रगल करना आता है। पहले आप कुदरत से कर रहे हो, अब आप इंसान से कर रहे हो। अगर हम तो कुदरत से कर रहे हो, इंसान क्या चीज है, ठीक है, स्ट्रगल करना जानते हैं लोग। तीसरा, मैंने आपको बताया था शिवाजी के पिता शाहजी भोसले पहले कहां पर थे, बीजापुर, फिर कहां गए, अहमदनगर। अहमदनगर में कौन मिला, मलिक अंबर। मलिक अंबर ने क्या दिया, गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स सिखाई। ठीक है, यहाँ के जो मराठे थे वो बेसिकली जब बामनी एम्पायर डिक्लाइन हुआ, उसके बाद जो एम्पायर्स बन गए, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, यहाँ पर वो सर्विसेज करते थे। इनकी आर्मी में कमांडर्स थे, क्यों, वो लोग लोकल आर्मी इसको लेंगे ही लेंगे। ठीक है, कारगिल का युद्ध जब जीता गया था ना, उसमें कौन सी रेजिमेंट ने जिताया था पता, कुछ नहीं जिताया, किया तो काम सबने ही था। ठीक है, पर गोरखा रेजिमेंट का बहुत बड़ा हाथ था। गोरखा रेजिमेंट कहां पर बैठी है, नेपाल साइड के एरिया में, चढ़ते हैं भाई पहाड़ों में वो लोग। हम करके वहां पर चल रहे, हमसे कहां पहाड़ चढ़ेंगे। गोरखा रेजिमेंट का बहुत बड़ा रोल था, पहाड़ चढ़ना था ना, वो टॉप पे बैठे हुए थे टाइगर हिल में। ठीक है, तो ये रेजिमेंट है, पहाड़ों का इसको सब कुछ पता था। ठीक है, पहाड़ों में कैसे सिचुएशन इनको सब कुछ पता है, और ये उसके क्या थे, एक्सपर्ट थे। आपने एक चीज नोट की, यही मराठा औरंगजेब को तंग करते हैं, कहां पर, दक्कन भारत में। यही मराठा जब उत्तर भारत में जाते हैं, अब्दाली से हार जाते हैं, फ्रंट टू फ्रंट लड़ाई में हार गए ना। इनको लड़ाई कौन सी आती है, पहाड़ों वाली, गुरिल्ला वॉरफेयर। ठीक है, ये यही करते थे। जब उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को देखा ना, उन्होंने टू फ्रंट में लड़ाई की, गुरिल्ला वॉरफेयर प्लस डायरेक्ट काउंटर, तब इनको समझ में आया कि यार डायरेक्ट काउंटर भी करना चाहिए। ये तो गुरिल्ला वॉरफेयर भी चल रहे थे, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को बदलना शुरू किया था। फिर आप देखेंगे ये नॉर्थ इंडिया में आएंगे, पेशवा, बाजीराव, मस्तानी आए थे ना वहां पर, कैप्चर कर, स्ट्रेटेजिकली अपने आप को चेंज किया था पंजाब को देख के उन्होंने। ठीक है, चलिए, अब क्योंकि ये जंगल इलाका है, जंगल्स है, यहाँ पे फॉरेस्ट है, पता होगा आपको, वेस्टर्न घाट्स तो बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा जोन है, जंगलाती एरिया है। ठीक है, तो छुपने का और छुप कर अटैक करने का बहुत अच्छा जोन है। यानी ये किसमें, गुरिल्ला वॉर में एक्सपर्ट है। कंडीशंस ऐसी है ना। अब यहाँ कहां छुप लोगे, यहाँ तो आप पेड़ के ऊपर चढ़ सकते हो, ठीक है, वहां तो झाड़ियों में भी छुप सकते हो, पेड़ के पीछे छुप सकते, जंगल कितना है। गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स इनको अच्छी तरह से आती है, ज्योग्राफी ऐसी है ना। ठीक है, तभी होता है ना, यही बंदे जब प्लेन एरिया में जाएंगे हार जाएंगे, क्योंकि इनको लड़ने को चले गए मुदाली के साथ। तुमने ऐसी कभी फाइट की है प्लेन एरिया में? नहीं। सर जेएंडके का टेररिज्म क्यों नहीं खत्म हो रहा, नक्सलवाद क्यों नहीं खत्म हो रहा? जंगल देखो ना कितने हैं वहां पर, वो मारते हैं भाग जाते, गुरिल्ला वॉरफेयर है वहां पर। ठीक है, सबसे बड़ी बात, द रोल ऑफ भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट का बहुत बड़ा रोल है मराठा उसको उठाने के लिए। ठीक है, भक्ति मूवमेंट कैसे, इस समय के सबसे बड़े संत समर्थ रामदास, जो किसके गुरु थे, शिवाजी। फर्स्ट सेंट, पहले सेंट जिन्होंने डेक्कन इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि इंडिया के अलावा तो गुरु गोविंद सिंह जी कर चुके हैं, ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी कर चुके हैं, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में वो कर चुके हैं, साउथ इंडिया में
ठीक है, इस एरिया में जो सबसे पहले सेठ जिन्होंने नेशनलिज्म की बात की, नेशन की बात की, भारत भूमि की बात की, सब हिंदुओं को एक होने की बात की, किसने की? समर्थ राम। नॉर्थ इंडिया में हो चुका है ये, ठीक है, वो लड़ ही रहे हैं वहां पर सिख गुरु, ठीक है, वो तो कर ही रहे हैं नेशन की बात, पर डेक्कन इंडिया, ठीक है। तो ये नेशनलिज्म की भावना किसने जगाई? समर्थ राम। अखाड़े लगा दिए थे वहां पर उन्होंने, अखाड़े, यंग लड़के आते थे वहां पर अपनी जो भी एक्सरसाइज वाला जिम करते होते थे, ठीक है, उनको कहते थे नेशन के लिए लड़ो, निकालो उन लोगों को बाहर यहां से। क्लियर है जी? आपको ये भी पता होना चाहिए जो ये कंसेप्ट है हमारा राम राम, हम कहते हैं दूसरे को राम राम, ये लेके आए थे कि जब भी आपने किसी को मिलना है हाथ जोड़कर राम राम, मराठा से आया था ये कंसेप्ट, रामदास, राम राम, ठीक है। आगे चलिए, इसके अलावा तुकाराम, भक्ति सिंह, एकनाथ, भक्ति सिंह, ठीक है, इनका भी वहां पर आगमन हुआ, ठीक है। और इन्होंने क्या बात बोली? ह्यूमैनिटी की, कि ह्यूमंस एक है, ह्यूमैनिटी एक है। इनके इन्फ्लुएंस में आके मराठा लोगों ने ये जो डिफरेंस था इसको भूल गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भूल गए ना, क्योंकि वहां पर भक्ति मूवमेंट चल रही है ना, महाराष्ट्र धर्म पढ़ लेना आप, ठीक है। तो वहां पर क्या चल रहा है? संत आ गए हैं और संत तो ह्यूमैनिटी की बात करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ? जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वाला ऑर्डर खत्म कर दिया उन्होंने। इससे क्या हुआ? अब शूद्र भी आके लड़ रहा है, ब्राह्मण भी आके लड़ रहा है, क्षत्रिय तो लड़ ही रहा है, वैश्य भी लड़ रहा है। इससे क्या हुआ? मराठा आर्मी स्ट्रांग होनी शुरू होगी, ठीक है। सब स्टेज सेट हो गया, बस एक लीडर की जरूरत थी। वो लीडर कौन आ गए? लीडर की जरूरत थी, शिवाजी आ गए। और शिवाजी ने क्या बोला? शिवाजी ने ये समझा दिया उनको कि भैया हम किसकी आर्मी से लड़ रहे हैं? बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, इनकी लड़ाई किससे है? मुगलों से। ये आपस में लड़ रहे हैं और हम इनकी तरफ से लड़ रहे हैं। भैया मरना तो है ही है, क्यों ना अपना देश बना के मर लो, मरना तो है ही है। देखो ना, जब आप उनकी आर्मी से लड़ रहे हो तब भी तो मरोगे ही, तो क्यों ना हम अपने ही एक साम्राज्य बना के मर लें। बंद करो उन लोगों की लड़ना, अपने लिए लड़ो। शिवाजी ने क्या कर दिया? चिंगारी लगी हुई तेल पा दिया, पूरा पेट्रोल, ठीक है, आग जल गई और मराठा एम्पायर पटना शुरू। ये रीजंस थे किसके? मराठा एम्पायर के राइट्स के। समझ में आ गया जी? ठीक है, आगे चलिए। शिवाजी छोटे थे, ठीक है। इनका बर्थ कहां पर हुआ था? पुणे में, ठीक है जी। और इनके पिता का नाम क्या था? शाहजी भोंसले, जो उस समय किसके यहां काम कर रहे थे? अहमदनगर। और इनका कमांडर कौन था? मलिक अंबर, जिन्होंने इनको गोरिल्ला वॉरफेयर सिखाई, ठीक है। तो ये तो फिर अपने काम पे रहते थे। तो इनका जो लालन पोषण किया किसने किया? इनकी माता जीजाबाई। अब इन्वायरमेंट देखो ना कैसा, ऐसे इन्वायरमेंट तो छोटे होते बच्चा तलवार उठा ले, ऊपर से नेशनलिज्म की भावना चल रही है। तो 10 साल के थे तो अखाड़े में चल जाते थे। अखाड़े में जब जाते रहे तो अखाड़े में क्या होता? पहले जिम होता था, ठीक है, फिर क्लास होती थी और उस क्लास में नेशनलिज्म की बात होती थी। तो शुरू से इनके दिमाग में ये चीजें आ रही थी, ठीक है। तो जैसे ही ये 18 साल के हुए, अब ये इन्होंने समझ लिया बात को और अब ये मैदान में कूद गए, ठीक है। चलिए, इस समय मराठों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? बीजापुर। ये नहीं होगा ना यहाँ तो वो काम कर रहे हैं और बाद में हम लोगों को उठा लेगा वो शाहजहां।
वो चला गया मैंने कहा, ठीक है। अब बीजापुर और गोलकोंडा 2 ही रह गए थे, ठीक है। बीजापुर सबसे बड़ा दुश्मन था, क्योंकि जब अहमदनगर को खत्म कर दिया था ना, बाद में वो फिर बीजापुर में चले गए थे। और बीजापुर ने क्या किया था, जितने भी मराठाओं के एरिया थे उनको कैप्चर करना शुरू कर दिया था। बीजापुर ने बोला यहाँ पर मैं एक हिंदू नहीं रहने दूंगा, एक हिंदू नहीं रहने दूंगा दक्कन भारत में, आदिल शाही डायनेस्टी, ठीक है। और यहीं से कॉन्फ्रंट शुरू हो गया इन लोगों के बीच। देखिए टारगेट कौन है, मुगल्स। मुगल्स कौन है, कोबरा, कोबरा को हाथ माना है, कोबरे को हाथ माना है, एक डंक लगाया गया बंदा, ठीक है। थोड़ा सीख तो लो, सीधा थोड़ा कोबरा को हाथ डाल दोगे जाके, चल भी कोबरा कहां पर आ जाए, नहीं ऐसे नहीं कर सकते आप, ठीक है। फुंकार वाला सांप है ये, वहां बैठा कौन है, औरंगजेब। तो इन्होंने क्या किया, पहले बिच्छुओं को हाथ को, कम से कम काटेगा तो बंदा मरेगा तो नहीं, तड़पेगा ही, ठीक है ना। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, बिच्छुओं को हाथ पाना शुरू किया। और ये बिच्छू कौन था, बीजापुर। देखो बड़े बंदे को खत्म करना, तो छोटे बंदे को खत्म करो, ठीक है जी। चलिए अटैक्स, रात को जाना, गोरिल्ला अटैक्स, बीजापुर के वहां पर अटैक करना, उस एरिया को कैप्चर कर लेना, धन वगैरह लूटना, निकल जाना, ठीक है। इससे क्या हुआ, पैसा आना शुरू हुआ और आपका जो एम्पायर है वो अब बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पैसा जरूरी है ना, पैसा जरूरी है। तो बीजापुर आपके साथ बैठा हुआ है, ठीक है। बीजापुर ने एंटी हिंदू पॉलिसी चलाई हुई है, तो पहला दुश्मन ही बीजापुर है, ठीक है। चलिए अब चलिए आगे लिखिए, जो मेन चीज हमें लिखनी है, अफजल खान एपिसोड, अफजल खान एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अफजल खान एपिसोड, अफजल खान कौन है, बीजापुर के राजा का मेन कमांडर। एक दिन वो राजा के पास गया, राजा इस तरह से पकड़ के बैठा हुआ, वो कहता क्या हुआ राजा साहब, इस सिर क्यों पकड़ के बैठे हो। कहता यार एक छोरा है, कल का जन्मा छोरा, और तंग करके रख दिया उसने। कौन है, कहता शिवाजी। कहता आप चाहते क्या हो, कहते मैं चाहता हूं उसको मुर्दा लेके आओ, जिंदा नहीं लेके आना, मुर्दा लेके आओ उसको, ये बहुत तंग किया हुआ है। तो अफजल खान ने कहा, बोला ये जिम्मेवारी मेरी, मैं करूंगा ये, ठीक है बोला कर लो, तुम कर लो। और अफजल खान इतना इंटेलिजेंट, उसने क्या किया, पंडित को भेजा शिवाजी के पास। देखो वही बात आ गई ना, उसने पर्शियन बोली, उसने इंग्लिश बोली, उसने पंडित बोल दिया। काजी मुफ्ती को भी भेज सकता था, नहीं भेजा, पंडित को भेजा वहां पर। और पंडित से ये बात करवा दी कि शिवाजी अगर हमारे साथ दोस्ती करेंगे तो उनका भी इसमें बेनिफिट है, हम उनके एम्पायर को मान लेंगे, आपने मराठा एम्पायर बनाना हम मान लेंगे, और हम आपस में मिलकर क्यों ना मुगलों के साथ लड़े। देखो उसने गेम क्या खेली, ठीक है। पूरी एक स्टेज बना दी कि शिवाजी किसी तरह शिकार आ जाए, यहां पर एक बार मिलने को तैयार हो जाए। काजी मुफ्ती को भी कभी मानते हो, कभी ना मानते हो, वो कभी भी नहीं मानना था उन्होंने। इसी जब पंडित खत पढ़ रहा था ना, अब बंदा किससे पंगा ले रहे, शिवाजी। जब खत पढ़ रहा था ना, वो ना उसके वर्ड्स को सुन रहे थे ध्यान से, हर चीज में पढ़ो तो ध्यान से पढ़ो, वर्ड्स कभी बहुत कुछ बातें बता रहे थे, वो वर्ड्स को सुन रहे थे। और उनको ना जब वो वर्ड्स पढ़ रहे थे ना, जो वो बोल रहा था, उनको डाउट हो गया कि भैया ये कोई पंगा लेने वाला है। कोई बात नहीं, हम मिलने को तैयार है, ठीक है। तो अफजल खान से मीटिंग तैयार हुई, ठीक है। और शिवाजी ने कड़ा डाला तीखा अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि वो वर्ड से कैप्चर कर गए थे कि कुछ ना दाल में कुछ काला है, गड़बड़ होगी कोई। अफजल खान आया, हे शिवाजी
कम हियर माय बॉय। कहते सर कोई बात नहीं, नहीं मैं तुमको गले लगाना चाहता हूं। वो समझ गए, उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा आगे, जैसे ही उन्हें गला लगाया ना गले में, उसके गले में इस तरह से पकड़ लिया। शिवाजी कहते छोड़ो, ये क्या कर रहे हो, सांस औखा हो गया ना आपका, लंग्स है ना, इस तरह से पकड़ ली जकड़ के। कहता आप तेरे को तो कहते मार के लेके जाऊंगा, गल का छोड़ा, तूने क्या समझा था। शिवाजी ने उसके कड़ाई पेट में मार दिया और पेट फाड़ दिया उसका। और उसकी बॉडी को भेजा पूरा तख्त में डाल, किसके पास, आदिल शाह। आदिल शाह कहता वाह जी वाह, शिवाजी आगे जब उसने खोला तो ये क्या, अफजल खान आ गई। और उस दिन उनको समझ में आ गई ये छोटा मोटा आदमी नहीं है, पेटी खीर है ये। और शिवाजी ने क्या किया, शिवाजी ने लेटर भिजवाई आदिल शाह को, 10 दिन में इतने अटैक करूंगा, तेरे बस की बात है तो रोक ले। और 10 दिन में जब अटैक होते थे, आज यहां अटैक सारी आर्मी को, शाम को उधर अटैक, ठीक है, रात को 2 बजे इधर अटैक, आदिल शाह से पकड़ के बैठ गया। और उसने बीजापुर के 40% मुझे कहता है पंगा ही ले लिया। इसको कहते हैं सांप की पूंछ को हाथ लगाना, मच्छर गया ना वो काटेगा। कई लोग ना ऐसे सांप को पकड़ के, देखो याद रखना ये बात, स्ट्रांग बनना चाहिए आदमी को, ठीक है। 2 टाइप के सांप होते हैं, लैंड का सांप और पानी का सांप। पानी के सांप में जहर नहीं होता, पता आपको, पानी का सांप काट ले कुछ नहीं होगा, बुखार भी नहीं चढ़ेगा। तो लोग क्या करते हैं, पानी के सांप को उछालते हैं, गंगा किनारे चल जाओ ऐसे उछाल रहे होते हैं, ऐसे पकड़ पकड़ के फेंकते हैं। और कोबरा आई उसको फेंको, तुमको बताएगा, ठीक है। तो इंसान को बनना चाहिए कोबरा, ना कि पानी का सांप जो भी है घुमा के ले जाए। अब ये तो बेचारा आदिल शाह पानी का सांप बन गया, तो जब आ रहे उठा उठा के फेंक रहे हैं, ठीक है, आदिल शाह तंग आ गया। अब यहां बैठा था औरंगजेब, अब ये कौन है, कोबरा। ये सांप पानी वाला नहीं है ना, इसकी तो पूंछ को हाथ लगा दो, सोचोगे, ठीक है। इसको समझ में आ गई कि यहां पर हो क्या रहा है। और अब इसने कहा पानी सिर से ऊपर निकला, क्योंकि एक टाइम पे आगे चीज गलत हो जाएगी ना, आपके यहां पर भी आके अटैक करने की करेगा, आपको वहीं पर दबा लेना चाहिए, सिर उठाया नहीं दबा लो। इसने अपने मामा को भेजा, मामा गो देयर, शाइस्ता खान जाओ और लौंडे को पकड़ के लेके आओ। शाइस्ता खान आर्मी के साथ, शाइस्ता खान का सपोर्ट कौन कर रहा है, जय सिंह। जय सिंह ने बोला यहां तक मैं आपको पहुंचा दूंगा, ठीक है, उसके बाद अपने आप कर लेना, हम अपने राजस्थान चल जाएंगे। तो इनिशियल लड़ाई में शाइस्ता खान जीतता गया, और यहां तक कि शाइस्ता खान ने पूना को भी कैप्चर कर लिया। और कहां पर, उल्लू का पट्टा 1 नंबर का, जैसे कहते हैं ना 1 नंबर का उल्लू, अपना ऑफिस कहां बना लिया, हेडक्वार्टर शिवाजी का जो घर था। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिकली गलत हुआ। पूना को जीत लिया, सारी एरिया को जीत लिया, वो लोग भाग गए वहां से, आपने ऑफिस कहां पर बना लिया, अपना मेन अड्डा जो शिवाजी का किला था, क्योंकि उसके फादर जमींदार थे, ठीक है। अब वो वहां पर जाए, रात को शिवाजी की जमीन देखे, ठीक है, वहीं मंजा लगा के सो गया। कहता मुझे तो बड़ी खुशी आती है, जिसको मैं पकड़ में आया था उसके ही आज घर पे बैठा हूं अड्डा बना के। यार कितने गलत हो तुम। पहली बात, वो बंदा गुरीला वारफेयर में एक्सपर्ट है। तुम नक्सलवादी एरिया में, नक्सलों के अड्डे में, मकान में जाकर बैठ गए और मजे ले रहे हो।
या शिवाजी का बचपन बीता हुआ था उसमें। शिवाजी वहां पर छुपन छुपाई खेलते हुए रात को, एक एक खिड़की एक एक दरवाजा पता है उनको कहां पर है। रात के अंधेरे में भी, अपने घर में जाओगे ना रात के अंधेरे में भी पहुंच जाओगे, दूसरे घर में जाओगे टकले खाते फिरोगे। नक्शा आया था ना दिमाग में। गलती तुम क्या कर रहे हो भैया, जब तूने अगर बैठना तो गौंडी जगह में बैठ जा। शिवाजी आए रात को, ठीक है, अपने साथ लेके आए। पहले तो आए दुल्हन का रूप धारण करके, ठीक है। साथ में कौन है? दुल्हनिया। दुल्हनिया कितनी? 200। तो मुगल जो वहां पर सैनिक बैठे थे कहते कहां चली हो? कहते आज कार्यक्रम है, आज सारी रात डांस होगा। तो कहते कोई बात नहीं, जाओ हम भी देखेंगे। जैसे ही वो अंदर गए उन्होंने वहां पर तहलका मचा दिया, और ये भाई साहब आराम से सो रहे थे। इसको पकड़ के जो पीटा, इसके बाद यहाँ पर आलू बुखारा निकला है। और ये रातों रात भागे वहां से, और कहां पर पहुंचे? औरंगजेब के पास। औरंगजेब कहता मामा ये चांद कहां से लेके आए हो? अरे कहता बहुत मारा, मार के खटिया खड़ी कर दी। हमको तो मार की जरूरत है, मसल लेक्सेंट की बहुत मुक्के मारे। औरंगजेब को समझ में आ गई मामले का काम नहीं है, मामा पजामा ही है, नहीं है। हम मामले को सजा दी, और मामले को सजा के तौर पर काम भेज दिया बंगाल। भैया ये सजा ही है, उस समय का बंगाल, आज का JNK। जिसको सजा दी है जम्मू कश्मीर भी, छत्तीसगढ़ भी, लगा हुआ कभी नक्सलवादियों से लड़, कभी उग्रवादियों से लड़। चाय पीने का भी टाइम नहीं है तेरे पास। और अब किसको भेजा गया? जय सिंह। आगे ना राजपूत का, ठीक है। जय सिंह, अब जय सिंह तो यार स्ट्रेटेजिक रूलर है, राजपूतों का रूलर है, उसने बैटल्स वो लड़ी हुई है इन लोगों के साथ, ठीक है। जय सिंह गया और वही बात होनी थी, शिवाजी को पकड़ लिया गया। और इनके साथ एक ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर। समझ में आ गई? ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जिसमें मेजर फोर्स जो थे किला जी शिवाजी के, वो सरेंडर करती है। और शिवाजी को बोला गया कि आप चलो हमारे साथ, कहां पर जाना है? आगरा में। औरंगजेब से मिलो, और औरंगजेब आपको समझेंगे, और एक तरह का वतन जागीर आपको दी गई। एम्पायर नहीं लेंगे अभी, एम्पायर नहीं मिलेगा अभी क्या मिलेगा? एक टाइप की वतन जागीर मिल जाएगी। आपके फोर्स सरेंडर हो चुके हैं, आपकी आर्मी सरेंडर हो चुकी है, आपकी मीटिंग कहां पर रेंज होगी? औरंगजेब से। और औरंगजेब से आपकी सेटलमेंट मैं करा दूंगा। जय सिंह कह के गए थे कि मैं सेटलमेंट करवाऊंगा, ठीक है। चलिए शिवाजी कहां पहुंचते हैं? आगरा में। हाँ जी, हाँ, हरमंदिर साहिब को देखो, जब अब्दाली आया था, किसी ने लिखा हरमंदिर साहिब को अटैक नहीं किया था, सरोवर में, आई थिंक कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, सरोवर को गंदा किया था, ठीक है। तो बात तो देखो अल्टीमेटली रिलीजियस स्थान पे तो उसने अटैक किया। हरमंदिर साहिब को तो मैंने कल भी बताया था, किसी ने ब्रेक नहीं किया था। किसी कोई स्टूडेंट पूछ रहा था वहां पर हरमंदिर साहिब पे अटैक किया था, अटैक नहीं किया था, ठीक है। वहां पर जस्ट उसने, पर एक बात है, खून खराबा किया था उसने वहां पर अमृतसर में, खून खराबा किया था। जैसे मंदिरों को तोड़ा उसने, हरमंदिर साहिब को भी तोड़ा था, पर उसने खून खराबा बहुत किया था। जो भी, ये भी मैंने शायद पहली बार सुना कि सरोवर को गंदा किया था, खून खराबा किया था उसने, ठीक है। ये उसकी प्रॉब्लम थी, और क्यों किया था मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। चलिए, ये तो आप लोगों को ना मैं आपको बताता, औरंगजेब की हिम्मत नहीं थी पंजाब में आके गुरुद्वारा साहिब पे अटैक करने की, मंदिरों को तोड़ता था जाके वहां पर।
कभी सुना कोई हिस्ट्री में कि औरंगजेब पंजाब में आके उसने किसी रिलीजियस स्थान पे भी अटैक किया ना? वो काशी विश्वनाथ मंदिर साहब को तोड़ता हुआ जाके, हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि दो फ्रंट है, दुखी है ना बहुत। पहला फ्रंट सिख, दूसरा फ्रंट मराठा, तो दुखी है यहाँ पर। दक्कन भारत में एक भी मंदिर नहीं तोड़ा उसने, और पंजाब में एक भी मंदिर नहीं तोड़ा, एक भी मंदिर नहीं टूटेगा पंजाब। आप पढ़ लो हिस्ट्री, बता दो कौन सा मंदिर टूटा है यहाँ पर, नहीं टूटेगा। ठीक है, चलिए आगरा, आगरा में इसको पेश किया गया। अब प्रॉब्लम क्या है, राजा बैठा हुआ है, बंदा पेश हो रहा है, बंदा अपने आप को राजा समझ रहा है, इनको खड़ा कर दिया मनसबदारों के बीच में, और मनसबदार जिनके बीच में खड़ा किया उनकी वैल्यू कितनी थी? बताओ, क्या तुम 7,000 के मनसबदार में खड़े कर दो, 5,000 के मनसबदार में खड़े कर दो, यानी डीजीपी के साथ बैठा दो, बिठाया किसके साथ? कांस्टेबल के साथ। उस बंदे को बिठा दिया, जरा बंदा बोला मैं ही राजा हूं, तो शिवाजी को खिंच गए। शिवाजी ने वहां दरबार में बेइज्जती कर दी, औरंगजेब होगा तो कहीं का औरंगजेब, वो कहता मैं औरंगजेब, तुम कौन हो, कल के छोरे हो। वो कहता मेरे को क्या बोल रहा है, जाके अपने पंजाब तो जीत ले, पंजाब तो उससे जीत नहीं हो रहा, ग्वांड में तो पंजाब है, तूने आना मराठों को जीतने। औरंगजेब का खून खुल गया, भैया वो तो वीक पॉइंट था ही, पंजाब को जीत ही नहीं हो रहा था। ठीक है, औरंगजेब ने क्या किया, कैद कर दो उसको, उससे आगे क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। और शिवाजी ने क्या किया, कैद से भाग गए, एक फ्रूट की टोकरी आई, उसमें छुपकर ऊपर सेब डाले, भाग गए। ठीक है, औरंगजेब बलबला गया, यार राजा की क्या से बंदा भाग गया। ठीक है, अब भागे कहां पर? बिहार, पहले कहां भागे? मथुरा, छत्तीसगढ़, गुजरात, फिर आगे महाराष्ट्र। भैया जितने भी मंदिर थे ना, इन सारे मंदिरों के पुजारियों का हिंदू धर्म जाग गया, हिंदू धर्म जाग गया। और बोले हिंदुओं का लीडर समय कौन है? शिवाजी। ठीक है, तो भैया हम तो उनको पनाह देंगे। रात को उनको नान भटूरे खिलाए, रोटी पानी खिलाया, अच्छी तरह से ट्रीट किया उनको, उनके तिलक लगाए, जाओ बलिदान के लिए तैयार हो, हम आपके साथ। ये तो यही कर सकते हैं, बलिदान तो थोड़ा जाएंगे, क्योंकि तिलक ही लगा सकते हैं। ठीक है, जब औरंगजेब को पता लगा कि इन लोगों ने पनाह दी थी, उससे मंदिर ही तोड़वा दी, उससे मंदिर ही तोड़वा दी। काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया, मथुरा के मंदिर को तोड़वाया, वृंदावन के मंदिरों को तोड़वाया, गुजरात में सोमनाथ पे अटैक किया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये उसकी ये पॉलिसी बाइकआउट नहीं थी, उसकी सिचुएशनल पॉलिसी है कि आप किसी बंदे को, दुश्मन को बना दोगे तो खुद अटैक करेगा ना आप पे। ठीक है, और शिवाजी वापस कहां पर आगे घूम फिर कर? महाराष्ट्र। और आते ही उन्होंने सबसे बड़ा झटका दिया, सूरत को कैप्चर कर लिया। सूरत यार बहुत इंपॉर्टेंट सिटी, पोर्ट सिटी, मक्का मदीना जाना है आपने, वहां से आपके घोड़े वहां से आते हैं, आपका ट्रेड वहां से होता है, किनके साथ? मिडिल ईस्ट के साथ और वेस्टर्न एम्पायर के साथ। सूरत को कैप्चर कर लिया, बहुत बड़ा धमाका कर दिया। और अल्टीमेटली औरंगजेब इतना तंग आ गया कि औरंगजेब ने उनको राजा की उपाधि दे दी। पकड़ तो शांत हो जा, राजा की उपाधि दी उसको। और 1678 में जाकर रायगढ़ के किले में शिवाजी ने अपना ताजपोशी कर दी, कोरोनेशन कर दिया। औरंगजेब खुद करा, ले पकड़ो राजा की उपाधि, शांत हो जाए। क्लियर है? चलो शांति होगी, अभी भी नहीं हटे। औरंगजेब कहां बिजी हो गया? सिख रिवोल्ट, पंजाब में बिजी हो गया। ठीक है, पंजाब में फ्रंट खुल चुका था वहां पर, गुरु गोबिंद सिंह जी।
खोल दिया फ्रंट उन्होंने। जैसे ही औरंगजेब वहां पर बिजी हुआ, लो भाई रब का नाम, सारे एरिया मुगल्स के कैप्चर कर दिए, सारे एरिया मुगल्स के कैप्चर। आप देखो ना, जो दो लीडर्स हैं वो कितने स्ट्रेटेजिकली चल रहे हैं। एक वहां तंग करता है, यहां से जाता है, जब यहां तंग करता है वहां से रिवोल्ट होता है। कितना स्ट्रेटेजिक मूव चल रहा है इनका। औरंगजेब को सिर पकड़ के बैठ गया, केड़े उन्हें सांप के खुड्डे में हाथ पा दिया। इधर पंजाब में जाओ सिख मारते हैं, उधर जाओ मराठा मारते हैं, जहां जाए वो समझ गए ना। फिर भी वो सिर पकड़ के बैठेगा, ये गलती है। आपने क्या किया, एक साथ ही काफी फ्रंट खोल दिए, ठीक है। और मेजर फ्रंट कौन से, मराठा और सिख। अब तो डिस्प्लिन की गोली खानी पड़ेगी, सिर तो दुखेगा ही दुखेगा। चलिए, शिवाजी बहुत इंटेलिजेंट, चतुर बोधयार थे, ठीक है। शिवाजी का जो बेटा था सांबाजी, वो शराबी था, ठीक है, शराबी था। बाप को ना पता लग जाता है बेटा की तरह पानी में क्या करे। उसकी जो रिशमियां जैसी आते थी, ठीक है, रणबीर कपूर जैसी हरकतें थी, उसको समझ में आ रहा था ही इज नॉट द कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर द थ्रोन। अब बेटा वो बेटा है, निकाल कैसे सकते हैं। तो उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिक मूव किया। उन्होंने अब तमिलनाडु और केरला को जीतना शुरू किया, और इसमें हेल्प किसकी हुई, गोलकोंडा की। अब मैं आपसे पूछता हूं क्यों किया। वेरी इंटेलिजेंट स्टेप, वेरी इंटेलिजेंट स्टेप। क्यों किया, यस, वो तो दूर है ही है। मेन रीजन क्या था, रीजनल पावर से भी हाउस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ डिसइंटीग्रेट हो रही थी, एक कारण ये भी हो सकता है। देखो दूर तो है, मैं बात मानता हूँ आपकी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो आर्मी के फोर्स को भी डायरेक्ट तो कर नहीं ना सकते। सर मेन कारण ये था, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। उसको उनको पता था कि मेरे बाद जो मराठा के आगे लड़के आएंगे वो वीक हैं, और अगर वो पूना में बैठे रहेंगे, पूना पर अटैक आराम से हो जाएगा। क्यों ना मैं उनको ले जाऊं दक्षिण। पता है ना, ये तुम जलंधर में जाके मुकाबले से पंगा ले रहे, जलंधर में आगे पंगे कैसे ले लिए, मुकाबले से। मुकाबले का मुकाबले खुश हुआ, जब तक तो तुम हो तब तक तुम्हारे बच्चे सेफ हैं, जितने तुम चले गए फिर मुकाबले तो नहीं खड़ा हुआ ना। तो इन्होंने क्या किया कि हमको कुछ हो सकता है, बच्चे हमारे बहादुर नहीं है, ठीक है। उन्होंने अपने बच्चों को उठा के कहां डाल दिया, जलंधर से तमिलनाडु शिफ्ट कर लिया। आप बताओ मैं कैंप कर सकता हूं कुछ, स्ट्रेटेजी। कई लोग इनको कहते हैं कि इन्होंने रन छोड़ दिया। कई इतिहासकार ने इनको क्रिटिसाइज किया कि आपने क्या किया, आपने बेसिकली डर कर पीछे चले गए। सर डर कर नहीं गए, स्ट्रेटेजिक मूव है। गुरु गोविंद सिंह जी गए थे ना, स्ट्रेटेजिक मूव था यार। लीडर ही चला गया तो फिर हो गया पीछे, रह गया, ये भी पीछे गए। स्ट्रेटेजिक मूव है, ठीक है। अपने वहां पर स्ट्रॉन्ग किया और अपना हेडक्वार्टर किसको बना दिया, जी को। ये रन नहीं छोड़ा उन्होंने, एक स्ट्रेटेजी को अपनाया, ठीक है। रन छोड़ना भी कोई गलत बात नहीं है। भगवान कृष्ण को तो रन छोड़ भी कहा गया, रन को छोड़ दिया था उन्होंने। कई बार ये पॉलिसी ना चलती नहीं है, प्राण जाए पर वचन ना जाए, मर जाएंगे पीछे नहीं जाएंगे। कई बार ये पॉलिसी नहीं चलती। ये पॉलिसी कब आ रही थी, जब भगवान रामचंद्र आए थे। यार ऑपोजिशन भी तो उस समय ऑनेस्ट थी ना। अगर सीता माता को उठा के लेके गया तो बदतमीजी तो नहीं की थी ना उसने, ना वो कर सकता था ना उसने की थी। आदर दिया था ना उसने। राक्षसों के बीच में विभीषण था ना वहां पर समझाने वाला, मंदोदरी थी ना वहां पर समझाने वाली, दुश्मन पे भी ट्रस्ट था। तो प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऑनेस्टी से काम करो। जब अगला युग आया
भगवान कृष्ण आए, या जो बंदे अपनी भाभी की साड़ी उतार रहे हैं खुले वहां पर दरबार में, तुम यहाँ पर ये पॉलिसी चला सकते हो? ऑनेस्टी की, ऑनेस्टी का तुम क्या करोगे ऑनेस्टी में? यहाँ पर तो आपको स्ट्रेटेजिक मूव तो करने पड़ेंगे ना यहाँ पर, ठीक है। महाभारत में पांडव हार चुके थे अगर भगवान कृष्ण ना होते। अर्जुन ने पंगा ले लिया था कि अगर रात तक मैं ना मरा, अगर रात तक तुझे ना मरा, ठीक है, सूर्यास्त से पहले पहले, जिसने अभिमन्यु को मारा था, ठीक है ना, तो कहता मैं समाधि ले लूंगा, अगली समाधि ले लूंगा। उसकी समाधि तैयार है, उसको टेंशन हुई है कि लोग 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बजे, अब सूरज गया, अब सूरज गया। सूरज जा रहा था, चला भी गया था, भगवान कृष्ण ने उठा दिया और उसने मार दिया। यार युग देखो ना कौन सा, यहां पर ये पॉलिसी नहीं चलती। अगर आप यहां से यहां आए, आपने स्ट्रेटजी को चेंज किया, आपने भागे नहीं हो, ठीक है। और अब उनका गढ़ कहां पर बन गया? जिंदी, ठीक है। एरिया कौन सा आ गया? तमिलनाडु और केरल, इन एरियाज में आप चले। शेप कर दिए अपने परिवार को, और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई, ठीक है। डेथ से पहले 1680 में उन्होंने एक लेटर लिखी थी औरंगजेब को, और उसमें कहा था कि औरंगजेब तुम एक नंबर के मूर्ख हो। वो कहा था तुम एक नंबर के मूर्ख हो, लंपट हो, बेगार हो। क्यों? तुम्हारे पिता ने कौन सी पॉलिसी चलाई थी? सेकुलर पॉलिसी, चाहे वो सिखों के साथ और हिंदुओं के साथ, ठीक है। जो एम्पायर एस्टैब्लिश तुम्हारे पिता ने किया था, तुम उसका सर्वनाश करने में तुले हुए। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, हिंदुओं के खिलाफ पॉलिसी को छोड़ दो और जाओ गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में पड़ जाओ। लिखी थी उसमें चिट्ठी है। क्यों अपने बाप दादाओं के एम्पायर को खत्म कर रहे हो? पर अगले साल ही उनकी डेथ। ये कौन थे? शिवाजी। समझ में आगे? आगे चलिए। शिवाजी के बाद उनका बेटा संभाजी। यार देखो, आते तुम्हारी ये शमीलिया जैसी, हरकतें तुम्हारी रणवीर कपूर जैसी, पब्लिक में आप क्या बन जाते हो? रणवीर सिंह। देखो जान जाता नाचना पड़ता, कई बार मुझे लगता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है इसको। और परसों एक मूवी आ रही, उसकी वाइफ बैठी हुई है, वो वाइफ के सामने नाची है, और उसकी वाइफ दीपिका पादुकोण गुस्सा कर रही है इस बात। मतलब उस बंदे का ये नहीं पता, सड़क चलते चलते नाचने लग पड़े। लिटरली वो गुस्सा कर रही है, और मतलब कि देखने वाले नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, वो कहते हैं ये बंदा ना हिल चुका है। ठीक है, जब सोचो ना कोई बंदा जा रहा है रास्ते में नाचने लग पड़े पुलिस के सामने, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटीज इसके अंदर है, इसके अंदर। और पंगा देखो सर कौन सा ले रहा है, या जब तुमको पता तुम्हारे पल्ले कुछ है नहीं, ठीक है, तुम पंगा क्या ले रहे हो? औरंगजेब का लड़का अकबर टू पड़ा है ना कल, वो हो गया विद्रोही, वो पहले गया राजस्थान में, चलो औरंगजेब ने चिट्ठी भिजवा के काम कर दिया, भाग गया। अब वो कहता है मेरी गुहार सुनो, कोई तो ऐसा राजा होगा जो मुझे पनाह देगा, ये वहां पर खड़ा होगा तो तुम मेरे पास आ जाओ। क्या तुम्हारे पल्ले है कुछ जो तुम उसको पनाह दे रहे हो? भैया ऊपर सांप बैठा हुआ है। जैसे औरंगजेब को पता लगा ना किसने पनाह दी है, दौड़ता चला आया, दौड़ता चला। किसने की है ये हरकत? पहला काम गोलकोंडा को हरा दिया, ले लिया कैप्चर। फिर क्या रह गया था? बीजापुर। चलो पता आया ना, 2-4 हाथ हुआ ही मारने, ठीक है, खत्म, फाइनल खत्म। पड़ा हुआ ना गोलकोंडा बीजापुर, खत्म।
सांबा जी, जब तू यहां पर बैठा रहा ना, तुम्हारा बाप तुमको क्यों वहां बैठा देगा, उसको पता था तुम में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम औरंगजेब से लड़ लो जाके, तो बैठा रहना वहां पर, ठीक है। जैसे ही औरंगजेब पहुंचा पूना के पास, पूना के पास औरंगजेब है, तो यार जो इसका लड़का है उसको तो लूज मोशन लग गए, दाब आ गया, ये तो फटाफट भागा पर्चिया, ये पर्चिया भाग गया, और वहीं पर उसकी बाद में मौत होगी। ये तो भाग ही गया। अब फंसा कौन? सांबा जी। बैठा रहना यहां पर, ठीक है। अब इसमें सलमान खान की आत्मा आ गई, और ये भाई साहब गलती क्या करते हैं, पूना चल जाते हैं लड़ते। यार कितनी बड़ी गलती है, कितनी बड़ी गलती है। तो वहां बैठा रहा, वहां पर वो स्ट्रेटेजिक मूव बना, ठीक है। हीरो बनने की क्या जरूरत है? 3-4 सुंदर लड़की आ गई, वहां हीरो बन गया। तो पुणे क्यों जा रहा है, तो वो क्यों शिवाजी ने यहां पर बैठाया? और जब पुणे गया, पुणे में जाने का मतलब ये हुआ तुमने सांप के खुद को खा लिया, आ सांप गांठ मुझे खा गया सांप इसको, और खाया तो क्या, पुणे में कोई कैप्चर किया, अड्डा बनाया, लड़कों को बिठाया, खुद इसके लड़के को साहू को उठा के ले गया और इसकी वाइफ को उठा के ले गया। चलो दिल्ली। साहू को उसने पाला था, मैं आपको बता चुका, अपना बेटा ही करता था उसको, वाइफ को उसकी अपनी बहन मानता था, इज्जत था, राखी तक बनवाता था, धागा बनवाता था उसे। ये कुछ खासियत भी थी उस बंदे की, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी रह गया, तुमने शादी करा लो, ठग दे नहीं, साढ़े वाले कितने ठगे में। अकबर देख लो, एंड नंबर ऑफ टाइम्स तो इसकी बस हो गई यहां तक, वहीं पर ये 3000 चला जाता। ये ऐसा नहीं था, इसकी एक ही वाइफ पक्की थी, दोस्त आदमी था वो, पावर थी ना, ऊर्जा थी उसके अंदर, ऊर्जा उसने वेस्ट नहीं की, तभी खूंखार था बहुत ज्यादा। इन बंदों से, गुरु गोविंद सिंह जी से या फिर शिवाजी से जहांगीर पंगे ले लेगा? तुम बोलो, ले लेगा? या वो बाद में मोहम्मद शाह रंगीला आया था, वो ले लेगा इनसे पंगे? नहीं। ऊर्जा को साबु तक लेके आया हुआ था, या कुरान को पढ़ता था 5 बार, रट्टी बड़ी थी कुरान उसको। क्लियर है भाई? देखो कितनी बड़ी बेवकूफी, इसको कहते हैं पुत्र जन्मे कपूत न जन्मे। देखिए फिर आगे चले। राजा राम, चलिए अब त्रासदी क्या हो चुकी है कि शिवाजी की डेथ हो चुकी है, सांबा जी जा चुका है, सांबा जी का जो उत्तराधिकारी था जिसको राजा बनना था वो किसके पास है? औरंगजेब के पास। अब रह गया सांबा जी का भाई जिसका नाम क्या था? राजा राम। ठीक है, राजा राम अगला मराठा बना। राजा राम ने अपना सेंटर कहां रखा? जिंजीर। इंटेलिजेंट था जो हिस्ट्री से सीखोगे। वो क्या बोला था? हिस्ट्री क्या है? गलती है। देखो तुमको आज के लेसन में ही काफी चीजें पता लग गई होंगी कि कहां कहां आम आदमी गलती कर जाता है। ठीक है, राजा राम सीख गया गलती से, तो उसने अपना सेंटर कहां बना दिया? जिंजीर।
वो भी ऊपर जाएगा। और उसने जिंजी में ही फोर्ट्स बनाने शुरू कर दिए और अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर। और इस बंदे ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला ना, ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि जो मुगल्स बैठे थे ना ऊपर, उनकी नींद उड़ गई। तो मुगल्स जो अब वीक है, ठीक है, औरंगजेब मर चुका है, ठीक है, ये मास्टर स्ट्रोक है सर। ऐसे ही मारा बॉल स्टेडियम से बाहर, 8 छक्का भी नहीं, 8। इसमें सारे कमांडर्स को बुला लिया, कहता भाइयों मेरी बात सुनो, यहां तक का सारा एरिया किसका था? हमारा था, शिवाजी। पर अब नहीं रहा, हमने जीतना है इसको। वो कहते सर क्या करोगे? चलो चलते हैं, जीतते हैं। नहीं कहता मैंने नहीं जाना, मैं तुमको एक ऑफर देता हूं। ऑफर क्या है? क्योंकि बेसिकली ये किसका एरिया था? मराठा एम्पायर का। मैं तुमको ऑफर देता हूं सारे एरिया जीत लो। जिसने जो एरिया जीता वो वहीं का जमींदार बन जाएगा। जिसने जो एरिया जीता वहां की जमींदारी तुम्हारी। और अच्छा काम किया पक्की तुम्हारी। अब सब देखो, हम सारे यहां खड़े हैं, मैं तुम्हारा राजा हूं। मैंने तुमको बोला देखो भैया ऐसे है, गुरु नानक मिशन चौक के पास हीरे पड़े हुए हैं, जाओ हीरे लेके आओ। जिसने हीरा लिया वो तुम्हारा। जाओगे नहीं जाओगे? जाओगे सर, उस समय तुम मुझको भी भूल जाओगे। तो सर गया भाड़ पे, हीरा डालो जेब में। ये काम हो गया, लूट लो, ठीक है। समझ स्ट्रेटेजिक मूव। देखो वैसे अगर वो कहते ना जाओ लड़ो मुगलों से, लड़ना नहीं था। लालच दे दिया ना उसने। लालच में तो इंसान मरा जाता है, उसने लालच दे दिया जाओ तुम्हारा। मैं कहता हूं यार ये तो राक्षसों की तरह तो टूट गए। मुगल साहब वीक है, अब उनको ऐसा लगे जैसे रावण की भस्मासुर की सेना आ गई जो और उसको कैप्चर कर रहा है। जो क्या पुणे, क्या मध्य प्रदेश, क्या गुजरात, भैया दिल्ली तक पहुंच गए। और फिर से मराठा एम्पायर लीड करने लग पड़ा। दिल्ली में कौन? बहादुर शाह एक। अब कल के लेक्चर से टैली करो। बहादुर शाह को पता दिया मेरे को तो इससे लड़ना औखा है, कल तो कोई 70 साल का, ठीक है, तुम्हारे तो अब जाने की उम्र है, लड़ने की उम्र थोड़ा है। उसको ये बात समझ में आ गई कि मैं लड़ नहीं सकता। इस बंदे ने क्या स्ट्रैटेजिक मूव खेला। साहू था, बैठा हुआ था ना वहां पर। इसी बीच क्या हुआ, राजा राम की डेथ होगी। वेट कर रहा था बस। जैसे ही राजा राम की डेथ हुई, राजा खत्म, राजा नहीं है वहां पर। राजा का जो बेटा वो छोटा है, राजा की वाइफ कौन है? ताराबाई। अब वो तो ये बोलेगी ना कि अब अगला शासक कौन है, ये लड़ नहीं सकता, इसे साहू को रिलीज कर दिया। साहू गया नीचे, और साहू ने क्या बोला कि इस गद्दी का असली अधिकारी कौन है? मैं हूं। तो कहते क्यों? तो क्यों क्या? संभाजी का लड़का कौन है? साहू। अगर मेरे को ऊपर ना पकड़ के लेके आते तो राजा राम बनता नहीं, मैं ही बनता। आपस में झड़ पड़े। देखो बंदा कितना इंटेलिजेंट है। तो माँ को तो ही होता हूँ, एक्सपीरियंस है ना उनका। वो लड़ा भी नहीं उनसे और ये आपस में लड़ रहे। मूव क्या था? आपस में लड़े और मर जाए, ठीक है। 2 मूव थे इसके कल स्ट्रेटेजिक। पहला सिख, उनसे तो मथा डोल लिया उसने। गुरु गोविंद सिंह जी को मिलने तक को कह दिया था कि मैं मिलूंगा आपको। आना था उसने नंदेड़ से में मिलने। जो रिस्पेक्ट से अकबर मिला था ना, उसी रिस्पेक्ट से मिलने आना था। वो तो बीच में उनकी डेथ हुई, ज्योति जोत आ गए वो, ठीक है। यहां पर उसे माफी मांग ली, इनसे आपस में बढ़ा दिया।
और उसको जो लगा था कि ये तो एम्पायर खत्म ही है अब, ठीक है, पर एक आदमी आया, पेशवा विश्वनाथ, इसने एम्पायर को खत्म होने से बचा दिया। इससे साहू का साथ दे दिया, ताराबाई से सेटलमेंट कर ली, ताराबाई को अलग राज्य दे दिया और साहू को अगला राजा घोषित कर दिया। यहां से आप देखोगे अब जो असली पावर है वो किसके पास चल जाएगी? पेशवाओं के पास। ठीक है, तो कल भी पूछता था कि पेशवा कौन थे? ये थे प्राइम मिनिस्टर थे उनके। तो पर्शिया वो भागा था अकबर टू, औरंगजेब का लड़का। यार इतने बड़े पंगे लेने के बाद इंडिया में सेफ है ही नहीं है तुम्हारे लिए, तुमको तो पर्शिया ही भागना पड़ेगा। ठीक है, बाप भी कौन? औरंगजेब। अकबर जैसा नहीं था ना, अकबर ने फिर भी माफ कर दिया उसको, सलीम को, अनारकली को छोड़ दिया। ठीक है, ये अकबर जैसा नहीं है ना, ये औरंगजेब है। भाग गया था पर्शिया, उसको पता मैं यहां रहा तो मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा, भाग गया वो। क्लियर है? तो ये क्या थे? राजा। समझ में आ गया? देखिए फिर लास्ट टॉपिक पढ़े, एडमिनिस्ट्रेशन। सिक्सटी तो आप एक चैप्टर ही होगा आपकी क्लास में, है पंजाब में का, पढ़ लेना। चलिए, छोटा सा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन। शिवाजी का जो एम्पायर था वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहला स्वराज्य और दूसरा माल गुजारी। स्वराज्य वो जगह जो पूरा मराठाओं के अंडर आता था, जिस एरिया पे मराठाओं का प्रॉपर कंट्रोल था, उनकी सरकार चलती थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। माल गुजारी वो एरिया जिन पे मराठों का डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। बाद में इस एरिया को क्या बोला गया? मुगल गुजारी। यानी मुगलों का वो एरिया जो मराठों ने जीता था, पर वहां से वो क्या करते थे? टैक्सेस लेते थे। उनका डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर नहीं था। टैक्स कौन से थे? चोर और सरदेशमुखी। तो बता चुका मैं आपको, ये क्या था? 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू टैक्स। सरदेशमुखी क्या था? इसमें से जो पैसा आया उसका 1/10 जो वो क्या करते थे? उनकी एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, जिसको कहते हैं हफ्ता, या पंजाबी में सुन लो हफ्ता, कि तुम पे कोई अटैक ना कर दे, हम बैठे हैं, हम कर देंगे, तुम महीने का टैक्स हमको दो, हफ्ता जारी कर लो। ठीक है जी, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये दो टाइप के आपको पता होना चाहिए एरिया उनके पास थे। इसके अलावा शिवाजी को कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स असिस्ट करते थे। हर राजा को करते हैं, इनको भी करते थे। ठीक है, कौन कौन से थे? लिखिए, इनको इतिहास में क्या बोला गया? अष्ट प्रधान। 8 अष्ट का मतलब क्या होता है? 8 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ 8 अष्ट प्रधान। लिखिए, पहला पंडित राव।
ठीक है, तो वो कौन है? पंडित है। आपके लिए वो तपस्या करेगा, पाठ करेगा, लड़ने तो नहीं वो कभी जाएगा। वो ब्राह्मण है, वो नहीं है, लड़ने नहीं जाएगा। वो आपके लिए पूजा पाठ कर लेगा, चैरिटी वगैरह कर लेगा, ठीक है ना। आप लड़ने जाओगे तंत्र मंत्र फूक देगा, इससे आगे वो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, अब इसलिए पेशवा, पेशवा कौन है? प्रधानमंत्री। बताया ना मैंने आपको, पेशवा कौन है? प्रधानमंत्री। दूसरा लिखिए अमात्य। अमात्य ये कौन है? रेवेन्यू मिनिस्टर। अमात्य, रेवेन्यू मिनिस्टर। ठीक है, आगे चलिए वाक्या नाविस। एक तरह का पोस्टल डिपार्टमेंट, एक तरह का ये क्या है? पोस्टल डिपार्टमेंट है इनका। ठीक है, तो वाक्या नाविस का क्या होता है? अगर किसी राजा ने कोई ऑर्डर देना किसी गवर्नर को, तो वो सारा जो जाना है ऑर्डर को लेके आना, वो कौन देखता था? वाक्या नाविस। आगे चलिए सचिव। सचिव, सचिव कौन है? सेक्रेटरी। ठीक है, तो राजपत्र जो बनते थे उसको देखता था, बनवाता था, कैसे आपने ऑर्डर्स को रिलीज करना, ये सब कौन देखता था? सचिव। आगे चलिए सुमंत। सुमंत, सुमंत। ठीक है, आगे चलिए अगला जो था सेनापति। सेनापति नेचुरली इंपॉर्टेंट है, कमांडर। सुमंत का बेसिकली जो काम था वो एक तरह का लैंड रेवेन्यू का काम था। हाँ, लैंड रेवेन्यू के साथ साथ इसका दूसरा काम क्या था? नहीं, इसका लैंड रेवेन्यू का भी काम था सुमंत का। जो उसका दूसरा काम था वो फॉरेन अफेयर्स का। इंटरव्यू का भी काम था, निरीक्षण करता था गांव में जाकर, जमीनों कलेक्शन नहीं करता था, मेजरमेंट नहीं करता था, निरीक्षण करता था। और दूसरा काम क्या था इसका? फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, अगला कौन है? सेनापति। सेनापति कौन है? कमांडर। ठीक है, न्यायाधीश। न्यायाधीश कौन है? जस्टिस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये क्या थे? ये अष्टप्रधान। चलिए सेना कौन कौन सी थी इनके पास? पहली आर्मी का कंपोनेंट क्या है? पैदल सेना, इन्फेंट्री। दूसरी घोड़ों की, कैवलरी। तीसरी तीरंदाज। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, नेवी। पुर्तगालियों को भी हराया था इन्होंने। कहां पर अटैक किया था? कुलाबा में, मुंबई में एरिया, कोस्टल एरिया कुलाबा। पुर्तगालियों की शिप्स को तोड़ा था उन्होंने। नेवी बहुत अच्छी थी आपको तो, मुगलों के पास नेवी नहीं अच्छी थी। औरंगजेब की एक और हरकत बताऊं आपको मैं? चलो नेवी की बात आई, वैसे तो आपने इंग्लिश कंपनी में पढ़ना था, मैं आपको बताता हूँ। यहां बैठा औरंगजेब, बंगाल में अंग्रेजों को पता नहीं क्या किसी ने घुट्टी बुला दी। अंग्रेजों ने कहा जाओ हम तुमको टैक्स ही नहीं देते। कभी औरंगजेब क्या हमारे सामने? हमारे पास सुपीरियर नेवी है। और किसने किया था? जॉन चाइल्ड। सर उसने सारे के सारे पकड़ कर ना मुर्गे बना दिए। कहता 5 दिन तक बन के रखो, अंडा साथ में आना चाहिए। जॉन चाइल्ड को गुस्सा तो बहुत आया था, तो उसने ये बात बोली थी। वो कहता कोई बात नहीं, हम भी अंग्रेज हैं। जब मैप में देखो जरा, अगर मैं कहूँ ना मैप देखो, मैप में मुझे ब्रिटेन बताओ कहां पर, तुमको दिखेगा नहीं, लेंस लगाना पड़ेगा जाके। और 200 साल तक पूरी दुनिया में राज किया था उन्होंने, क्योंकि वो दिमाग से चलते थे। रात को जाके ना जॉन चाइल्ड कभी गिलास तोड़े, कभी विस्की तोड़े, कभी सिर्फ फोड़े, कभी किसी को फोड़े, तो वो कहता था मेरा समय नहीं आया अभी। यही फर्क है, जब मेरा समय आएगा पकड़ लूंगा। आया बाद में समय, बैटल ऑफ प्लासी।
बैटल ऑफ बक्सर खा गए ना। वो खुंदा कहां पर निकाली, उसके पोतों को मार के, बहादुर शाह। कितना सा देश है, इतना सा दिखेगा नहीं तुमको कहां पर है। पूरी दुनिया में राज किया उन लोगों ने, पूरी दुनिया में। नक्शे में भी तुमको लेंस लेके जाना पड़ेगा देखने के लिए उनकी पॉलिसीज क्या थी। क्लियर है। तो ये आपका क्या होगा, मराठा का है। अब हमने मंडे को पढ़ना है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 क्लासें मिल जाए। अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री है, चलो मैं सबसे पूछ लूंगा। अगर 2 मिल गई तो मुगल काल का जो मिसलेनियस चैप्टर्स हैं, जैसे आर्किटेक्चर, ट्रेड, इकोनॉमी, सोसाइटी, रिलीजन, ये खत्म कर देंगे, हमारी मेडिवल इंडिया खत्म हो जाएगी। अगर बाई चांस 1 मिली फिर जाओगी सैटरडे को जाके खत्म। आधा उस दिन पढ़ेंगे, आधा सैटरडे को। ठीक है जी। लेक्चर के नोट्स, हाँ जी, लेक्चर नोट्स कुछ अपलोड भी हुए हैं, तो आपको 1-2 दिन 3 दिन के अंदर मिल जाएंगे। काफी उसको और प्रोसेस करना है। तो अपलोड हो गए 2 किलो हो गया मेरे पास। हो गया ना, हो गया। ऐप नहीं है तो आप मैडम से पूछ लेना। वो आप पूछ लेना, नहीं होगा तो किसी से ले लेना आप। ठीक है, क्लियर है। कोई डाउट है? नहीं है? टेस्ट में क्या डाउट है? इस्लाम अच्छा, कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ टेस्ट ना। तुम जहांगीरी वाला कर लिया, वो ठीक है। अब लगा ठीक है। यार इन बेचारों को क्या होगा, तुम तो कर लो। टेस्ट देखा ना, टेस्ट 9 देखा जहांगीर शाहजहां का? ऑनलाइन कैसा था? मैंने पहला किया ये तो जरा तेजी से बाकी मैं पढ़ के चलूंगा। कैसन रही? सर वैसे ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਸੀਗੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ मिलिया ਸੀ। और नहीं, वो इसलिए मिले थे ना कि भारत में मसालों के लिए आए थे ना। यूरोप का जो एरिया ठंडा इलाका है, मसाले चाहिए, मसाले भारत में मिल रहे हैं आपको। ट्रेड के लिए आए थे, ट्रेड के लिए आए थे। सर जब वो ट्रेड के लिए यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा राय आपस में लड़ रहे हैं, यूनिटी नहीं है। उन्होंने आए तो है, क्यों ना पावर स्टैब्लिश कर ले। देखो ना, आपस में लड़ोगे तो क्या होगा, यही होगा, बाहरली ताकतें आएंगी, आपको तोड़ेंगी और यहाँ पर आके राज करेंगे। क्लियर है? ठीक है भाई। टेस्ट कैसन रहा? 3 क्वेश्चन में कोई बात नहीं। नहीं कोई बात वो नहीं है कि कितने है, बात ये है कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए एकेडमी इसलिए ले रही है कि कॉन्फिडेंस आएगा। वहां पर जाकर सीधा आईएएस में बैठोगे पता लगेगा ये क्या होगा, झटके पे झटका लगेगा। ठीक है, अब आपको स्ट्रेटेजी पता लग जाएगी पढ़ना कैसे है। चलो ठीक है, ओके। हाँ, नोट्स 2 आ गए ना, नोट्स ऑनलाइन। नोट्स मॉडली आ जाएंगे बस नेक्स्ट वीक तक, काफी आ जाएंगे। ठीक करना है उसको थोड़ा। बाकी असाइनमेंट्स जैसी मुझे मिलती है तो मैं चेक कर लूंगा। असाइनमेंट्स कौन सी छोटी है? सर एक आधा ही चेक कर देना, सबका फर्स्ट वाला सेकंड वाला ऐसे चेक कर देना, पता लग जाएगा ना उसमें। अभी कौन सा चेक हो रहा है? अभी कोई नहीं। अच्छा, चल मैं बात कर लूंगा। जिंदगी में पहली बार असाइनमेंट चेक करनी है, ये भी एक्सपीरियंस है। चलो ठीक है।
सर्दी में डिग्री खत्म हो गई है, सारा मॉडल भी आ गया है, नहीं करा रहे थे, नहीं किया ना, जाके सारी कोर्स